ब्यूनोस आयर्स, ग्यूटेन एंडिन। आप लोग सोचेंगे मैं सब क्या बोल रहा हूँ, बिकॉज आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि मैं बहुत सारी भाषाओं में आपको गुड इवनिंग कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आज का टॉपिक DITF ने जो चुना है वो है गाइडेंस ऑन हायर एजुकेशन अब्रॉड। सो बिफोर वी टच द टॉपिक, हम उस टॉपिक से पहले मैं आपको थोड़ा सा DITF के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, बिकॉज कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग शायद आज पहली बार हमसे जुड़े होंगे यहाँ पे। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर आपको PPT के थ्रू लेके जाऊँगा और DITF से थोड़ा और जान पहचान कराऊँगा। आप सब लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? आई होप। ओके, ग्रेट। Yes. ग्रेट, थैंक यू। ओके, DITF दधीच इंटरनेशनल ट्रेड फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे कि कुछ समय पहले कुछ बहुत ही विजनरी लोगों ने मिलके, स्पेसिफिकली अगर मैं किसी एक इंसान के बारे में बात करूं तो देवेश जी, आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग हिम अ लिटिल लेटर अगेन। तो दधीच इंटरनेशनल ट्रेड फाउंडेशन इज अ प्लेटफॉर्म जो हम सबको दधीच प्लान को इकट्ठा करता है, ग्लोबली कनेक्ट करता है और एम्पावर करता है कि हम एक दूसरे के प्रोफेशनल नॉलेज से, नेटवर्क से बेनिफिट कर पाए और अपने क्लैन को आगे बढ़ा पाए। जो है उसको बहुत ही सोलफुल ऑर्गेनाइजेशन है और भगवत गीता का चैप्टर 2 का जो वर्स 50 है, उसी श्लोक को इस ऑर्गेनाइजेशन की आत्मा मान के आगे बढ़ाया गया है इस ऑर्गेनाइजेशन को। मैं ये श्लोक आप लोग के लिए प्ले करता हूँ। डॉक्टर रजनीश दधीच जी ने अपनी आवाज दी है इस श्लोक के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर रजनीश जी। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम्। ये जो श्लोक है, इसका जो मतलब है कि one who prudently practices the science of work without attachment can get rid of both good and bad reactions in this life itself. जो कर्म से बिना फल की इच्छा के जुड़ता है, वो इसी जन्म में उसके अच्छे और बुरे रिजल्ट से फ्री हो जाता है। Now, introducing the people, the brains, the vision behind DITF. देवेश जी को हम सब जानते हैं, पर फिर भी मैं फॉर्मल इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। देवेश जी फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ DITF और इनको जो सपोर्ट किया है, इनको जो सशक्त बनाया है, इनकी सोच को, जो टेक्निकल टीम है, फाउंडर मेंबर किरण जी, फाउंडर मेंबर आरुषि शर्मा जी, फाउंडर मेंबर आदित्य दधीच जी, टेक्निकल एडवाइजर जया सोपा जी एंड टेक्निकल एडवाइजर कृष्णा दधीच जी। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद हम आज यहाँ पे बैठ के एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे होते। थैंक यू सो मच। DITF इज एन ऑर्गेनाइजेशन, लाइक आई सेड, ये बहुत सोलफुल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑब्वियसली बिना प्लानिंग के, बिना सोच के ये आगे नहीं बढ़ेगी। इसका एक विजन है टू इंस्पायर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, एडवांस नॉलेज एंड स्ट्रेंथन आवर कम्युनिटीज। हमारे प्लान को, हमारी अपनी कम्युनिटी को लर्निंग के थ्रू, कनेक्ट के थ्रू आगे बढ़ाना है, स्ट्रेंथन करना है। और वो कैसे किया जाएगा? दैट इज द मिशन स्टेटमेंट ऑफ DITF, creating a community of people who come together for a noble cause of economic empowerment, social development, knowledge and service.
बहुत क्लियर है, बहुत क्रिस्प है कि हमको कहाँ जाना है और कैसे जाना है, और हम सबको साथ में लेके जाना है। सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। जो लोग हमसे आज पहली बार जुड़े हैं, या जो लोग कभी जुड़े कभी नहीं जुड़ पाए, मैं उन लोगों को एक छोटा सा जर्नी कराऊंगा। हमारे कौन से इवेंट्स हम पहले कर चुके हैं DITF में, बहुत ही अच्छे इवेंट्स पहले हुए हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, डेटा साइंसेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑल इन फॉर इक्वालिटी, वुमेन्स डे सेलिब्रेशन हुआ था, and one of the hot topics, coping with corona in these times, difficult times. फिर क्लाउड कंप्यूटिंग, जो कि बहुत ही इन थिंग है, बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर में डिस्कशन हुआ था। इट वाज अ वेरी सोलफुल, अगेन बहुत ही ज्यादा 6 फुट से इसके अंदर में। आपका क्या? एक सपना सबका होता है कि अपना घर हो, तो प्लानिंग टू बाय अ होम, वेबिनार ऑन प्लानिंग टू बाय अ होम, आप अपने सपनों को, अपने घर को कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में एक ये सेमिनार हुआ था। आज की जनरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रिपेयरिंग फॉर MBA एंट्रेंसेस। अंडरस्टैंडिंग सक्सेशन लॉज एंड विल्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जो अमूमन परिवार में इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम सबको समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, लेटेस्ट फैड है ये, आपको अपने राइट के बारे में, कि आप कैसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किसी भी चीज के बारे में, उसके बारे में वेबिनार किया गया था। प्रिपेयरिंग फॉर जॉब इंटरव्यूज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टुडे, बिकॉज आज की डेट में जॉब मार्केट में जॉब्स ही अवेलेबल नहीं है। तो आपके पास अगर एक मौका है इंटरव्यू देने का, उसके बारे में ये वेबिनार था कि आप उसको कैसे सक्सेसफुली क्रैक कर सकते हैं। ओबेसिटी इज साइलेंटली ऑन राइज, इसके ऊपर एक वेबिनार किया गया था अवेयरनेस के लिए कि हम इस चीज को कैसे रोक सकते हैं, बिकॉज ओबेसिटी इज एब्सोल्युटली वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडफुल किलर्स टुडे। जितने लोग कैंसर से नहीं मर रहे हैं, उससे ज्यादा लोग ओबेसिटी की वजह से परेशान हैं, उनका लाइफस्टाइल ही खराब होता है। वेबिनार ऑन साइबर सिक्योरिटी, हम सब लोग अपने अपने टेक्नोलॉजी गीक्स हैं, हम सब लोग मोबाइल, लैपटॉप, इन सब के ऊपर ही, स्पेशली लास्ट 2 ईयर्स से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, हमारी जिंदगी शायद टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द ही घूम रही है। तो उसमें अपने आप को सेफ, सिक्योर कैसे रखना है, इसके ऊपर एक वेबिनार था। वेबिनार ऑन फाइनेंस बिल ऑफ 2021, जो बहुत सारे लोगों के, मेरे जैसे लोगों के बहुत ऊपर से निकल गया, बट बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पे समझाया गया। Then ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, जानते हैं पर मानते नहीं हैं, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे इसके बारे में बताया गया। ये हमारे कुछ प्रीवियस वेबिनार्स थे जो हमने करे, और इम्प्रिंट जो कि DITF के बुलेटिन है, इसके हम सक्सेसफुली 5 वर्जन्स निकाल चुके हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई और ऑफ जून। जैसा कि देवेश जी कहते हैं कि डेट की कोशिश ये रहती है कि हम 1st of June या 1st of every month वी कैन कम आउट विद दिस पर्टिकुलर इम्प्रिंट बुलेटिन। 1 जून को हमारे पास नया इस मंथ का बुलेटिन भी आने वाला है। आई एम श्योर आप लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया होगा, और अगर नहीं किया है तो मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज ब्लॉग्स के जरिए, आर्टिकल्स के जरिए, पोम्स के जरिए अपने शॉर्ट स्टोरीज, व्यूज, एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करें। एंड इट इज वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट। मैंने 2006 में अपनी सबसे पहली कविता लिखी थी, और जो सबसे पहली लाइन लिखी आपके स्क्रीन पे लिखा है, यूं ही गिर गए थे कुछ कतरे स्याही के। Am I audible? Anybody? Yes, audible, sir. मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके, ग्रेट, थैंक यू। Yes, यूं ही you गिर are. गए थे कुछ कतरे स्याही के, कब लफ्ज हो गए खबर न मिली। तो आप लिखना शुरू करें। DITF का जो इम्प्रिंट, जो बुलेटिन है, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है।
आप अपने क्रिएटिव चीज़ों को वहाँ पे डाल सकते हैं और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपकी रीच भी बढ़ेगी। हम कनेक्ट कर सकते हैं Pinterest पे, जीमेल पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे एंड ट्विटर पे। हमारा यूट्यूब चैनल है ददीच इंटरनेशनल ट्रेड फाउंडेशन के नाम से, जिस पे अभी अभी हम लोग सयाली की बात कर रहे थे कि स्टोरी टेलिंग सेशन हुआ था। बहुत सारे स्टोरीज उसके ऊपर हैं। आई रिक्वेस्ट कि आप सब जाएं और उनको देखें। DITF ने और भी कुछ नए इनोवेटिव इनिशिएटिव्स लिए थे, जैसे DITF लर्निंग सेंटर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है देवेश जी, सुशील जी, कुलदीप जी, आरुषि जी, नमन, हर्षद जी एंड जय जी, ये सब लोग मिलके मेंटरशिप ऑर्गेनाइज करते हैं, काउंसलिंग्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं। अलग अलग एक्सपर्ट्स, अलग अलग फील्ड्स के लोगों को बुला के, कहीं मास्टर क्लासेस हैं, कहीं वर्चुअल मोड्स हैं। बेसिक आइडिया ये है कि इनके पास जो स्किल्स, जो नॉलेज, जो वर्किंग नॉलेज अवेलेबल है, एक्सेसिबल है इनके नेटवर्क में, ये हमारे पूरे क्लाइंट के साथ में शेयर कर रहे हैं और हमको अपस्किल कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। आज की डेट में इसकी बहुत जरूरत है। इसके अलावा जो है DITF सपोर्ट सेंटर, इस पेंडेमिक में हम सब लोग जो है बंद के रह गए हैं, मेंटली, फिजिकली, सोशली, स्पिरिचुअली। हम लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। DITF सपोर्ट सेंटर इज अ वेरी नोवेल इनिशिएटिव बाय DITF, जहाँ पे डॉक्टर सुभाष दधीच, डॉक्टर गौरव दधीच, श्री कृष्ण दायमा जी, मिस मीनाक्षी दधीच जी एंड रश्मि दायमा जी, ये लोग अवेलेबल हैं अवेयरनेस के लिए, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में बात करके, डिस्कस करके, डायलॉग करके परेशानियों को दूर करने के लिए, अपने नेटवर्क को, अपने पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स को एक्सटेंड करने के लिए। आई थिंक क्यूडोज टू ऑल ऑफ देम, और हमारी शुभकामनाएं सर के ये सपोर्ट सेंटर जो है ऐसे ही चलता रहे। भगवान ना करे कभी किसी को जरूरत पड़े, बट थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर ऑल ऑफ अस। इसके अलावा कुछ जो नए इनिशिएटिव्स अभी लिए, जो मैं बता रहा था, स्टोरी टेलिंग, इसके ऊपर बहुत अच्छी स्टोरीज आई हैं। काफ़ी सारी स्टोरीज मैंने सुनी और बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो लेटेस्ट मैसेज आया था ग्रुप में, विच इज़ प्ले ऑन, मैंने नाम दिया है, इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंसेस का। हम सब शायद, हम में से कुछ लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजा पाते हैं, कुछ शेयर कर पाते हैं, कुछ में क्रिएटिविटी है। अगर आप लोग अपने अपने इंस्ट्रूमेंटल टाइम पे को कुछ अच्छा सुनने की इच्छा होती है, तो अपने ही लोगों से क्यों नहीं, बारे क्यों देखना हो, अपने ही लोग हैं, आप ही करांगे जो करांगा। तो प्ले ऑन। अनदर फ्यूचर मेगा इवेंट जिसका हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं, द नेशनल क्रिकेट लीग। इंसिडेंटली लॉकडाउन की वजह से शायद ये इनिशिएट नहीं हो पाया, बट वी आर ऑल वेटिंग विद क्रॉस फिंगर्स। देवेश जी, इसका बहुत जोर से इंतजार हो रहा है एंड आई एम श्योर के कुछ ही महीनों में जब लॉकडाउन ओवर हो जाएगा, हम सब लोग मिल पाएंगे, फिजिकली एक दूसरे के करीब होंगे, तो शायद हम नेशनल क्रिकेट लीग को आगे बढ़ा पाएंगे। ओके, सो दिस ब्रिंग्स मी टू टुडेज डेट। उससे पहले, आज के वेबिनार के पहले, मैं आपको ये बताऊं कि हमारा एक अपकमिंग वेबिनार है 6 जून को ऑन पावर पेरेंटिंग। द एक्सपर्ट स्पीकर विल बी मिस्टर विवेक दोबा। पावर पेरेंटिंग बेसिकली ये है कि आज की जो सिचुएशन है, आज के जो समय है, यहाँ पे आप पेरेंटिंग को बेहतर कैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बच्चे बड़े नहीं किए, हमसे पहले बुजुर्गों ने बच्चे बड़े नहीं करे, बट जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है, हमारे समय पे मोबाइल लैपटॉप्स नहीं होते थे, आज की जनरेशन इन्हीं गैजेट्स के साथ बड़ी हुई है, उसके अपने चैलेंजेस हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो और भी आने 10 साल बाद जो जनरेशन आएगी, शायद उनकी आंखें स्फेरिकल ना हो के शायद रेक्टेंगुलर हो जाएंगी, ताकि वो स्क्रीन के साथ ज्यादा एक्सेस कर पाए। I don't know, that is probably going further in future. And that brings to today's topic of the webinar, guidance on higher education abroad. To take this particular topic further, I would like to introduce Nikhil Dadich to all of you. He's a BTech from IIT Delhi. He's a data scientist. निखिल जो है फिलहाल राजस्थान में है, और निखिल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा to take it on this session from here. Thank you, Nikhil. Thank you, Mohit ji, for passing the mic. Hello, everyone, and welcome again to the webinar on guidance to study abroad. I think we all will agree that education plays a very important role in the development of oneself
one's surrounding, society, one's nation, and the whole global world. So today we are going to discuss about the education in foreign universities in great detail. I'm very happy to inform you that today we have Professor Dr. Avinashji Dadich, who will be sharing his experiences and tell us more about the education opportunities outside India. Avinash is Dean of Institute of Legal Studies and Research and Director of Strategic Initiatives, GLA University, Mathura. He has done LLB from Delhi University, LLM from France, PhD from United Kingdom, and he is also an IVLP USA Fellow. His both degrees from abroad are on full scholarships awarded by respective government and universities. He has a work experience in EY, Deloitte, MCU, Government of India, and Supreme Court. He originally belongs to Araksar village of Nagaur district, Rajasthan. His specializations are market regulations and competition law, AI and emerging technologies, global anti-corruption laws for MNCs, and institution building. So without any further delay, please extend the welcome to Avinash ji. Avinash ji, how are you doing today? Yeah, so far it's good. Very good. Yeah. So I have too many questions to ask, and please allow me to fire them. Please, yeah. Yeah. So my first question to you. Nikhil, before we jump to our questions, first of all, I would like to thanks to Devesh ji, especially such a nice initiative. See, we are all Dadich, I think in this forum, most of us, we are all Dadich. And see, when I moved out first time in my life out of Rajasthan, especially in Delhi University, I was very active. I was the president of Student Union and Faculty of Law, Delhi University. So very much active in student politics that time. So very interestingly, people used to call me Dadichi, not Dadich. And I told many people, see, it's not Dadichi, it's a Dadich. We are the, but they never understood. They say, no, Dadichi is fine. And then the first time I realized that Dadichi is a very big brand. Very big brand, that wherever you go in this country, if you tell Dadich, then people ask you, okay, are you connected with Maharishi Dadichi? So, just connecting the dots with Maharishi Dadichi and this webinar about the education, I think that's the background. And I think then I would like to take the approval or the permission from Deveji if I can speak more in Hindi, because I believe there may be few people, in our webinar, they feel more comfortable in Hindi. So मैं थोड़ा मिक्स करूंगा, ठीक है? Sure, sir. क्योंकि मेरा मानना है कि जो हम बात करने जा रहे हैं ना, बड़ी महत्वपूर्ण है आज। सही। शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है कि महर्षि दधीची की वो कहानी जो सब जानते हैं कि उन्होंने अपनी हड्डियां दान दी, लेकिन उसके पहले की कहानी मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। मतलब वो मुझे ज्यादा इंस्पायर करती है एज ए प्रोफेसर। वो कहानी है कि महर्षि दधीची का ब्रह्म विद्या के बारे में ज्ञान था। मतलब वही एक ऋषि थे जो ब्रह्म विद्या के बारे में जानते थे। ब्रह्म विद्या थी कि कोई इंसान मर जाए तो उसको वापस जीवन कैसे दिया जाता है, क्योंकि वही सबसे बड़ी विद्या है। मतलब वो भी विद्याएं है, वो आपको जीते जी काम आती है, मरने के बाद कोई विद्या नहीं काम आती। बट मतलब दैट वाज द ओनली स्किल कि भाई कोई मर गया तो जिंदा कैसे करते हैं। तो वो विद्या अगर कोई सीख ले तो फिर तो भाई दुनिया में उससे बड़ा तो कौन है। तो राजा इंद्र इस विद्या को सीखने महर्षि दधीची के आश्रम गए और उन्होंने कहा कि आप हमारे ऋषि हैं और ये ब्रह्म विद्या आप मुझे सिखाइए, जिससे कि जब हम लड़ाई में जाए तो मैं उसका यूज कर सकूं। महर्षि दधीची ने कहा कि इंद्र, तुम राजा हो, लेकिन तुम्हारा नेचर, तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा व्यवहार नीच है, सही नहीं है। यू आर नॉट सुटेबल फॉर दिस एजुकेशन, तुम अनफिट हो। और अयोग्य इंसान को अगर कोई गलत चीज मिल जाए, मतलब कोई विद्या मिल जाए, शक्ति मिल जाए, तो उससे बड़ा
गलत काम नहीं हो सकता, इसलिए मैं तुम्हें मना करता हूं, रिफ्यूज करता हूं कि मैं तुम्हें ये विद्या नहीं दूंगा। एक ऋषि एक राजा को मना कर रहा है, एक राजा जिसका 3 लोकों पे शासन है और एक ऋषि जिसके पास कुछ नहीं है, पर उसने अयोग्य आदमी को मना कर दिया। आगे की कहानी अलग है, पर व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट हियर कि महर्षि दधीची ने हमें सिखाया शायद उस कहानी के थ्रू कि योग्य इंसान को, जो भी इंसान है योग्य, उसको शिक्षा मिलनी चाहिए और अयोग्य को नहीं मिलनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। तो आज जो हमारा सेमिनार है वो यही है कि जो हायर एजुकेशन इन अब्रॉड, ये एक शिक्षा का विषय है और हमारे जो दलित समाज में बच्चे हैं योग्य हैं, अगर उनको सही गाइडेंस, सही सपोर्ट मिले तो वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मैंने एक मतलब बैकग्राउंड मैंने थोड़ा सा मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। सो नाउ निखिल, यू मे प्रोसीड विथ योर क्वेश्चंस। Thank you, sir. It was indeed a very interesting story which you shared with us. So, in continuation with the webinar, I would like to ask you my first question. Before that, I just want to highlight that this time we are not gonna present in a PowerPoint presentation format. We have changed the pattern, and it's gonna be a discussion between moderator and this speaker for 20 minutes. और उसके बाद फिर हम कुछ टाइम के लिए फ्लोर ऑडियंस के लिए ओपन कर देंगे. So feel free to ask any question which you have, because this webinar is very important for I personally feel this webinar is very important for all of us. Even if you are not a student, you may be like maybe your child is gonna study in a college in future, or maybe your brothers or sister or any other cousin. So it's definitely important for all of us. So and given that Avinash ji has a very huge experience, so I think we can like take a leverage of it, and just feel free to ask any question which you have. Okay, so my first question, Avinash ji, is given that there are too many opportunities in the education sector in India itself, why do students still choose to study abroad? Is it because of the higher job opportunities in the foreign countries after graduation as compared to India? ओके, तो निखिल जी का सवाल ये है कि देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया में, वी हैव गुड स्कूल्स, कॉलेजेस, विदेश क्यों जाना चाहिए? सी बेसिकली निखिल जी हमने डिस्कस किया कि इंस्टेड ऑफ ए पीपीटी वी कैन हैव ए क्यूए सेशन, जो अपने इंडियन फिलोसॉफी का बड़ा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, like just like Gita and Upanishad, there's always QA session, not a lecture but a questions and answer. So निखिल जी का पहला सवाल है कि क्यों जाएं, फॉरेन क्यों जाना चाहिए? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स आपको समझना होगा कि हायर एजुकेशन इज ए वेरी स्ट्रेटेजिक डिसीजन इन लाइफ। आप दोबारा बीए, एमए या कोई भी डिग्री नहीं करते हैं, आपका बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है कि मुझे फॉरेन जाना है या नहीं जाना, या मुझे इंडिया पढ़ना है या फॉरेन पढ़ना है। ठीक है, ये वाई जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बिकॉज व्हाट आई हैव सीन इन लास्ट 15 years, अभी भी मैं काफी लोगों को काउंसलिंग देता हूँ, एंड रिसेंटली आई कंप्लीटेड वन प्रोग्राम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूएसए, ऑन करियर काउंसलिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि आपको ये पूछना व्हाई, क्योंकि कईयों के पास जवाब नहीं है इसका। जब पेरेंट्स से पूछते हैं कि भाई आप क्यों भेजना चाहते हो बच्चों, अरे साहब बच्चा विदेश जाना चाहता है, अच्छी बात है, पर देयर मस्ट बी सम रीजन ना, देयर मस्ट बी सम रीजन। आप क्यों जाना चाहते हैं? आप जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं, आप इमिग्रेशन वहां सेटल होना चाह रहे हैं? सी, बिकॉज नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस व्हिच वी हैव, दे आर स्ट्रेटेजिकली लिंक्ड विद ईच अदर। जब आप ये डिसाइड करें कि मुझे फॉरेन भेजना है, तो आप पहले ये डिसाइड कर लें कि मैं क्यों जाना चाहता हूं। आप वहां जाके एजुकेशन लेके वापस इंडिया आना चाहते हैं, आप वहां जाके वहीं सेटल होना चाहते हैं, आप वहां जाके क्या करना चाहते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट करेगा कंट्री चूज करने में, कोर्स चूज करने में, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज लेने में,
क्योंकि फॉरेन एजुकेशन इज क्वाइट एक्सपेंसिव अफेयर एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, इट्स अबाउट लाइफ। आपने अगर एक कंट्री चूज कर ली और वहां मान लो 4 साल लगा दिए एंड आफ्टर 4th ईयर यू रियलाइज करे यार मैंने तो बड़ी मिस्टेक कर दी, ठीक है। अभी जैसे कल एक बच्चे का फोन आया कि सर मेरे को लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे दीजिए, मैं लंदन में यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन जाना चाह रहा हूँ। उनका बड़ा अच्छी चीज है, वाई सर फिर मैं यूएस सेटल होना चाह रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं बच्चा फाइनली यूएस सेटल होना चाह रहा है लेकिन वो लंदन से मास्टर्स डिग्री कर रहा है। तो यहाँ ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, वाई। आप सबसे पहले ये चूज कीजिए कि आप क्यों जाना चाहते हैं। और मेरा मानना है कि फॉरेन एजुकेशन वाई का जो मेरा आंसर है, सबका अपना अलग अलग आंसर है। यू शुड नॉट गो फॉर हायर एजुकेशन विद द होप एंड ड्रीम कि भाई हमारी जॉब लग जाएगी। देखिए मैं बड़ा रियलिस्टिक ओपिनियन दे रहा हूं, मैं यहाँ कोई पेड कंसल्टेंट नहीं हूं कि आपको सपने दिखाऊं कि नहीं नहीं आप बस एडमिशन ले लीजिए और वहां ग्रीन कार्ड तैयार है। दुनिया बदल रही है, दुनिया का इकोसिस्टम चेंज हो रहा है पिछले 8-10 सालों से, और इस कोरोना ने उस जो बदलती हुई गति थी उसको बहुत तेज कर दिया है। अभी डेवलप्ड कंट्रीज में भी काफी चैलेंजेस आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको लोग नहीं चाहिए, पर नाउ दे आर वेरी सेलेक्टिव, नाउ दे आर वेरी वेरी सेलेक्टिव, ठीक है। आप जब वहां जा रहे हैं तो ये जो वाई का सवाल है ये पहले क्लियर कर लीजिए, क्योंकि उससे आपके कई डिसीजंस आगे इफेक्ट होंगे। कोई इंसान 1 करोड़ रुपए खर्च करके ये सोच रहा है कि मुझे जॉब लग जाएगी वहां पर, फिर उसकी नहीं लगती है, एजुकेशन लोन ले लिया 70 लाख का, 60,000 की ईएमआई बन गई, वेरी डेंजरस सिचुएशन। तो मेरा मानना है आप फॉरेन एजुकेशन लीजिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग। एंड बिलीव मी, इंडिया बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। अगर आप फॉरेन से अच्छी डिग्री लेके आते हैं या तो आपकी वहां जॉब लग जाए, वेरी गुड। अगर नहीं भी लगे तो डोंट वरी अबाउट इट, इफ यू हैव गॉट ए गुड डिग्री फ्रॉम ए गुड इंस्टीट्यूशन, और जो आगे हम सवाल करेंगे वो सब आप अगर फॉलो करते हैं, इवन यू विल हैव ए गुड करियर इन इंडिया, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वाई पे पहला सवाल आपका होना चाहिए कि वहां सेटल होना है या इंडिया आना है, ठीक है। और मेरा आंसर है कि ग्लोबल एक्सपोजर के लिए जाइए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए जाइए। आपके पैरामीटर्स वो होने चाहिए कि मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, मुझे अच्छी क्वालिटी एजुकेशन लेनी है, ये आपके पैरामीटर्स होने चाहिए, ना कि साहब यूके जाना है। अब जैसे कई पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब सोरे को यार आप तो अमेरिका भेज दो। मैंने क्यों भेज दें, वो कारण, अरे नहीं यार भेज दो। अविनाश जी आप म्यूट पे चले गए हैं। इट्स हैपन ऑटोमेटिकली, सॉरी। तो ये मेरा बेसिक है कि हायर एजुकेशन के लिए जाइए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ग्लोबल एक्सपोजर, ग्लोबल नेटवर्क, एंड अकॉर्डिंगली यू टेक योर डिसीजन। सो आप जब भी आगे कोई डिसीजन ले तो प्लीज टॉक टू पीपल एंड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड योर वाई। इज इट ओके निखिल? Yeah, indeed. The answer which you just gave, I think it's very important that one should know why he wants to go outside, because, as you said, like it's very expensive to sustain yourself for quite a few years in a different country. और इतना इन्वेस्टमेंट करके अगर कोई जाना चाहता है तो एटलीस्ट ही शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल in order to become successful in further years of his life. इसमें ऑन द लाइटर नोट, जस्ट टू मेक यू नो, बिकॉज दिस इज क्वाइट सीरियस टॉपिक। मैं दिल्ली में था तो एक मेरे बहुत बड़े दोस्त थे, गुजर थे, बहुत पैसे वाले थे, 200-400 करोड़ के मालिक थे। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब यार लड़के को आप तो लंदन से एमबीए करवा दो। तो मैंने कहा बच्चा क्या करता है कि साहब डिस्टेंस एजुकेशन से बीए करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो मैं समझ गया कि वो क्या है। तो मैंने कहा क्यों करवाना चाहते हो? मुझे कहा एडमिशन नहीं हो रहा, कहीं करवा दो यार आप। मैं क्यों? क्यों? ऐसा उसका ब्याह हो जाएगा अच्छी जगह। मतलब हाई क्लास में, मतलब उसकी शादी हो जाएगी। मतलब ये भी देखो बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन है वाई का। मुझे लगता है कि वो एक इलिटरेट पर्सन, ही वाज मोर क्लेवर कि
Nikhil, I think there is a lag. Yeah, I think there is some connection issues from Avinash side. Let me just connect with him. I think अविनाश जी का ड्रॉप हो गया है सिग्नल. आई थिंक उनकी लाइट ड्रॉप हो गया कनेक्शन. हाँ. मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरा 2 मिनट रुके, मैं अविनाश जी को कॉल करके एक बार देख लेता हूँ. Yeah. हाँ अविनाश जी, मोहित बोल रहा हूँ. मेरी अभी डॉक्टर अविनाश से बात हुई है, वो फिर से कनेक्ट कर रहे हैं. आई थिंक कोई नेटवर्क इशू हो गया, वहाँ आंधी तूफान आ रहा है काफी जोर से. तब तक मैं एजुकेशन की बात चल रही है तो मुझे एक छोटा सा जोक याद आ गया. अगर आप लोग बोर नहीं हो रहे हो तो मैं सुना दूं थोड़ा सा. एक बार एक पिताजी अपने घर पहुंचे, अपने बच्चा, मतलब ये बेसिकली ये वेबिनार है गाइडेंस ऑन हायर एजुकेशन पे. तो ये जो जोक भी है मैं उसी सेंस में बोल रहा हूँ कि हम एजुकेशन के लिए बड़ी तैयारी करते हैं और ये तैयारी दोनों तरफ से होती है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो पेरेंट हो. ये जो जोक है ये उसी तैयारी पे है जो पेरेंट ने करी. वो घर पहुंचे और उन्होंने अपने बेटे को बोला कि तेरा तो रिजल्ट आने वाला है कल. हाँ पापा. देख मैं नया जूता लाया हूँ. बेटे ने भी जूते उठा के देखे, ओके थोड़ा हैरान. थोड़ा अविनाश जी, I'll just take one more minute. I'm so sorry. मैं एक जोक सुना रहा था सर. हम जो एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि एजुकेशन इज अ टॉपिक जहाँ पे बोथ द पार्टीज, वेदर इट इज द चाइल्ड और द पेरेंट, वो प्रिपरेशन करते हैं. तो जोक ये था कि एक पिताजी घर पहुंचते हैं और अपने बेटे से पूछते हैं कि भाई तेरा कल रिजल्ट आने वाला है. उसने बोला हाँ पापा. कहता देख मैं जूते लेके आया हूँ तेरे लिए. बेटा उठा के जूते देखता है. तो पापा इसका तो साइज बड़ा है. कहता बेटे तेरे को तो खाने हैं, पहनूंगा तो मैं. तो इट इज लाइक बीइंग प्रिपेयर्ड इन एडवांस. ओके सर, I mean, welcome back अविनाश जी, you may please carry on. थैंक यू. थोड़ा मौसम या खराब हो गया है मथुरा में तो इंटरनेट डिस्टर्ब हो जाता है. ठीक है, तो निखिल आप सेकंड क्वेश्चन कर लिए, स्टार्ट कीजिए. अच्छा जी, ठीक है. So my next question to you is, as we talked about that education is a very huge investment in a student's life, as it directly affects the next few years of the student. So I wanted to ask, how should a student choose a suitable program for either UG, PG or PhD degree? Yeah. So now the second stage, once you make up your mind that you want to go abroad, okay, you have find your reason, I want to go abroad for this XYZ. Then the next question is the courses. See, the important thing is that unfortunately in this area, you will find more paid consultants in Indian market. जो सिनेरियो है जो ये फॉरेन में भेजने के नाम पे आपको पकड़ते हैं और कहते हैं कि डोंट वरी, वी वोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम यू और इवन वी चार्ज लिटिल बिट. तो ये सब क्या है कि फॉरेन में भी देखिए, मैं आपको एक तो थोड़ा सा पहले ये समझ लीजिए सभी लोग कि फॉरेन में हायर एजुकेशन का सेटअप क्या है.
फॉरेन में सब यूनिवर्सिटीज अच्छी नहीं, एंड स्पेशली इन सम कंट्रीज लाइक इन कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन काफी सालों पहले हो गया था, करीब 30-40 साल पहले। was for for us UK US is international। कोई अफ्रीका की कोई गरीब कंट्री है या नेपाल है, इन कंट्रीज के बच्चों के लिए, अफगानिस्तान है जैसे, उनके लिए इंडिया भी एक मतलब गोइंग अब्रॉड है। और वहां के भी जो थोड़े से पैसे वाले लोग हैं वो दे कैन ओनली अफोर्ड इंडियन स्टैंडर्ड्स, दे कांट अफोर्ड यूके और यूएस स्टैंडर्ड्स। जैसे उनको अगर बीटेक मान लो करवानी है तो वो मैक्सिमम 20 लाख खर्च कर सकते हैं। उनकी कंट्री में 20 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन they can't afford 1 crore 2 crore, but they can afford 20 lakhs। अब वो इंडियन मार्केट में आता है। अब आप समझ जाएंगे कि इंडिया में हर टाइप के इंस्टीट्यूशंस हैं। यहाँ पे भरोसे है, फिर वो बच्चा अगर बड़ा है। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है सर। तो यहाँ आपको इम्पोर्टेंट है कि राइट यूनिवर्सिटी के से पहले आपको राइट कोर्स चूज करना पड़ेगा। अब कोर्स में क्या देखना होता है, बच्चा कहता है इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट बड़ी चीज है, नो डाउट, मैं इसमें मना नहीं करता, पर इंटरेस्ट के साथ में उसमें करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, पहली चीज। आप जो जा रहे हैं उसका नेशनल एंड इंटरनेशनल जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या है, यू नीड टू सी। सेकंड, even within the universities you will find, hello, I'm getting some noise, is it me or someone else? Okay, म्यूट करवा देना हमको, म्यूट करवा दो थोड़ा, मुझे मेरा पीछे से कुछ लोग आ रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि कोर्सेज में भी एक बहुत बड़ा चक्कर है कि कुछ यूनिवर्सिटीज वैसे ओवरऑल अच्छी हैं लेकिन पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए अच्छी नहीं है। यूनिवर्सिटी ओवरऑल एवरेज है लेकिन पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए बहुत अच्छी है। ओके, तो आपको अच्छी है। आप पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं तो फिर आप देखिए कि लेबोरेटरी कहाँ अच्छी है। क्या होता है, कई बार बच्चे पीएचडी में गलत जगह फंस जाते हैं कि वो जिस एरिया में करना चाह रहे हैं उस एरिया से रिलेटेड वो लेबोरेटरी उतना काम नहीं करती। मुझे इस कोर्स में जाना है, फिर देखिए कि उस कोर्स के लिए पूरी दुनिया में कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज है। क्योंकि सी एट द एंड ऑफ द can I need to hमें then you should find the right university for the course। तो ये जो कोर्स सिलेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे आपको 11th 12th से ही रिसर्च और काउंसलिंग लेना स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे कि आपको ऐसा कोर्स ना ले लें जी जो जिसके कोई जॉब प्रोस्पेक्ट्स नहीं है।
बच्चे कई बार क्या करते हैं, ऐसा कोई कोर्स चूज कर लेते हैं जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कि यू नीड टू सी द फ्यूचर ट्रेंड्स आल्सो, कि अगले 5 साल, अगले 10 साल में इस कोर्स का क्या इसका क्या ट्रेंड आ रहा है। आपने ऐसा कोई कोर्स ले लिया जो ऑलमोस्ट डेड होने वाला है और अगले 2-3 साल में लगभग खत्म होगा और आप उस पर ग्रेजुएट होंगे जब वो कोई मार्केट as per the market requirements. Next question, for a suitable program, how should he or she choose a suitable country also? I mean, does the choice of country also play a role? देखिए, now we are in the third stage. अब कंट्री कैसे चूज करें? देखिए, कंट्री चूज करने के फिर 2 पैरामीटर हैं। आपको अगर आपको इमिग्रेशन लेना है, यू वांट टू सेटल इन अब्रॉड, ये भी कोई बुरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। देखिए, मैं एज ए काउंसलर और एज ए प्रोफेसर, मेरा मानना है कोई भी डिसीजन गलत नहीं होता, प्रोवाइडेड वो डिसीजन आपने दिमाग लगा के लिया। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगी आप बस चलते जा रहे हैं और कोई मंजिल मिल गई, वो अच्छी बात है लेकिन वैसे मिलती नहीं है। तो आप पहले ये देख लीजिए कि इमिग्रेशन लेना या नहीं। इमिग्रेशन के भी देखिए कई है, आपके फैमिली सर्कमस्टेंसेस हैं, आपके पेरेंट्स का क्या व्यू है, आपका पर्सनल व्यू क्या है। तो पहले तो आपको देखना है कि आपको इमिग्रेशन लेना है या नहीं। अगर इमिग्रेशन लेना है तो देन यू नीड टू फाइंड दोज कंट्रीज जहां पे इमिग्रेशन पॉलिसीज पॉजिटिव है। आप ऐसी किसी कंट्री में चले जाते हैं जहां पे आपके सब्जेक्ट और इमिग्रेशन का लिंक नहीं है। देखिए, यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे निखिल अभी मान लो पीएचडी करने जा रहा है, मान लो डेटा साइंस, तो डेटा साइंटिस्ट की जरूरत पूरी दुनिया में है, ये दुनिया में किसी कंट्री में चला जाए, ठीक है। पर अगर निखिल पीएचडी इन मार्केटिंग करने जाए या एमबीए इन मार्केटिंग करने जाए, आप समझ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर कंट्री में एमबीए इन मार्केटिंग वालों की बहुत ज्यादा जरूरत है, स्पेशली फॉरेनर्स। मैं बात फॉरेनर्स की करता हूँ। तो आप ये देखिए कि आप देता हूँ, मैंने गाइड किया था, वो यूएस चला गया, मास्टर्स डिग्री करी, करीब 1 साल का 60 लाख का खर्चा हुआ उसका। और तब ट्रम्प जी ने पॉलिसी चेंज करी दी थी। वैसे ही उनका व्यू तो आ ही गया था कि भाई वी आर गोइंग टू चेंज अवर पॉलिसी, और वो डिग्री लेके सीधा इंडिया लैंड हो गया। अब 60 लाख रुपए लोन लेके गया वो, तो उसके लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया फाइनेंशियली कि सर मैं क्या करूंगा, मेरे को जॉब तो मिल रही है वही, मतलब 80,000, 90,000, 1 लाख। मैं पहले मेरे को 60-70 हजार मिलते थे। इसने बहुत ज्यादा चेंज तो नहीं किया मेरी सैलरी में, लेकिन मेरे को फाइनेंशियली इसने अगले 7-8 साल के लिए पीछे कर दिया। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, यूजी के लिए नॉर्मली 1 करोड़ मिनिमम चाहिए, ठीक है, 1 से 1.5 करोड़। पीजी के लिए जा रहे हो तो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, लेकिन आप 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 60 लाख। पीएचडी तो नॉर्मली स्कॉलरशिप पे ही करनी चाहिए। मेरा हमेशा से व्यू है कि पीएचडी जब तक स्कॉलरशिप नहीं मिले आपको जाना ही नहीं चाहिए, वो लोग जाते भी नहीं है। तो आप इमिग्रेशन पॉलिसी देखिए पहले उस कंट्री का, कि वेदर इट्स फ्रेंडली और नॉट, उसकी पॉलिटिकल रिजीम की आइडियोलॉजी देखिए कि आर दे गोइंग टू चेंज इट। Second, you choose your specialization as per the global requirements, because when you are going for global education, it means कि you want to become the part of global workforce. आप कोई लोकल नीड नहीं क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। आप ऐसा कोई कोर्स लीजिए जिसकी ग्लोबल रिक्वायरमेंट हो, कि जैसे अगर मैंने मान लो डेटा साइंस या मान लो कोई ऐसा एरिया ले लें, साइबर सिक्योरिटी ले लिया जैसे फॉर एग्जांपल, तो मुझे यूके में भी जॉब मिल जाएगी, तो साउथ अफ्रीका में भी मिल सकती है क्योंकि टेक्निकल है, ठीक है। मैंने मान लो स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट ले लिया कि मैं स्ट्रेटेजी में काम करता हूँ, तो पूरी दुनिया में काम आएगा। तो सेकंड, जो थर्ड आंसर है मेरा निखिल, वो ये है कि इमिग्रेशन को देखिए, अपने कोर्स को देखिए। अगर इमिग्रेशन नहीं है, नाउ द सेकंड पार्ट,
कि भाई हमें रहना नहीं, हमें तो डिग्री लेके वापस आना है। या कई पेरेंट्स भी कहते हैं कि साहब हमारे बच्चे को तो हमें वापस बुलाना है, हम नहीं चाहते कि बच्चा रहे, एक ही बच्चा है, मैं नहीं चाहता कि देश रहे। तो देन यू गो टू दोज यूनिवर्सिटीज, दोज कंट्रीज जहां पे थोड़ी सी एजुकेशन सस्ती भी है और अच्छी भी, क्योंकि आपको रुकना नहीं है वहां, आपको एक अच्छी हाई क्वालिटी एजुकेशन लेके इंडिया वापस आना है। तो देन गो टू दोज कंट्रीज जहां पे एजुकेशन अफोर्डेबल है और हाई क्वालिटी, बिकॉज देन यू शुड नॉट स्पेंड टू मच मनी, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया आना है। और देयर आर सो मेनी कंट्रीज इन इंडिया में, चूंकि हम क्या अटक जाते हैं यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आप यूएस रैंकिंग देखेंगे दुनिया की टॉप 100, तो देन यू विल फाइंड कि करीब 25-30 कंट्रीज ऐसी आती है टॉप 100 में जहां इंग्लिश नहीं बोलते, एंड दे हैव वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। हम वहां भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगेन चूजिंग ए कंट्री शुड बी ए स्ट्रेटेजिक डिसीजन, ठीक है। या थैंक यू सर, जस्ट अ स्मॉल करेक्शन, निखिल सही में पीएचडी करने जा रहे हैं। जा रहा है। just I believe you are going for PhD. Yeah, that's why I said no, you are going for PhD in data science. Am I right? Yeah. So then your subject is a global subject. You know, even you go to any good country, any good university, you will be a part of global workforce. Okay. वही अगर मान लो मैं ऐसा कोर्स ले लूं जो कि एकदम नेशनल है, जिसकी जो रिक्वायरमेंट नेशनल है लेकिन डिग्री इंटरनेशनल है, जैसे फॉर एग्जांपल मानो मैंने सब्जेक्ट ले लिया, चलो ह्यूमन राइट्स तो और भी बड़ा है, मैंने कोई सब्जेक्ट ले लिया मार्केटिंग ही ले, ग्लोबल मार्केटिंग, बिलीव मी कोई इतनी जॉब्स नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स जो नॉन टेक्निकल है वहां पे थोड़ा सा हमें सोच के काम, ठीक है। नहीं फोर्थ okay, so my next question is, so after deciding the suitable program and the suitable country, there is one more step which I feel is very important, that is to shortlist good universities. यस, अब ये भी बड़ा देखो क्रिटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि गुड यूनिवर्सिटीज इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इट डिपेंड्स ऑन योर ग्रेड्स, योर प्रोफाइल, योर प्लान्स, ओके, एंड योर इंफॉर्मेशन। फोर्थ वन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन। नाउ यू कैन सी देयर आर ऑलमोस्ट 4000 यूनिवर्सिटीज इन यूएस एंड मोर देन आई थिंक 200 यूनिवर्सिटीज इन यूके, और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में बहुत है, सैकड़ों है। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या आती है कि बच्चा और पेरेंट्स पहले से प्रिपेयर नहीं करते, वो लास्ट मोमेंट पे जागते हैं। और फिर अब क्या है कि इतने मार्केट में काउंसलर्स, पेड काउंसलर्स घूम रहे हैं, एजेंट ही बोल सकते हैं उनको, काउंसलर इज नॉट ए राइट वर्ड, दे आर ऑल एजेंट्स। वो एजुकेशन फेयर लगाते हैं 5 स्टार होटल्स में, आप देख रहे होंगे। एंड वो यूनिवर्सिटीज, ऐसा नहीं कि सब खराब यूनिवर्सिटीज आ रही, अच्छी यूनिवर्सिटीज भी आती है एजुकेशन फेयर में, ऐसा भी नहीं है। But the point is, because of lack of information, sometimes they choose wrong university, and that is my concern. कि आप बच्चा, क्योंकि पेरेंट्स को कई बार नॉलेज नहीं होता, बच्चा इतना एक्साइटेड है कि यार मुझे तो यूके में कहीं भेज दो, मेरे को तो कनाडा भेज दो, कहीं भेज दो। उसको तो वो मूवी वाला सीन लग रहा होता है कि बस लैंड होते हैं वहां पे पार्टी चालू हो जाएगी, ठीक है। जैसा होता नहीं है, लेकिन मतलब एक 12th पास करा हुआ या ग्रेजुएट बच्चे की डिजायर्स होती है। तो मेरा मानना है कि आप अगेन जो यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं, पहले तो क्यूएस रैंकिंग को देखिए, दैट्स अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। कि क्यूएस रैंकिंग में, क्यूएस रैंकिंग आप सभी जानते हैं कि आप क्यूएस रैंकिंग टाइप करेंगे तो वहां पे यूनिवर्सिटी आ जाएगी। तो यूनिवर्सिटी की रैंक कौन सी है, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। देन इन द क्यूएस रैंकिंग यू कैन सी द सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग आल्सो, कि हो सकता है वो यूनिवर्सिटी सपोज करो 700 रैंक पे आ रही है हाइपोथेटिकली, up to 500 universities are good। मेरा मानना है कि अगर कोई 400-500 तक है तो अच्छी यूनिवर्सिटीज। ट्राई टू गो इन टॉप 200, मतलब दैट शुड बी योर गोल कि भाई मुझे टॉप 200 में जाना है। बट इवन इफ यू गो फॉर टॉप 500, देयर इज नथिंग रॉन्ग। देन रैंकिंग इज नॉट कंक्लूसिव। हो सकता है एक यूनिवर्सिटी वैसे 490 आ रही है, लेकिन जिस सब्जेक्ट में तुम जाना चाह रहे हो उसमें हो सकता है 140 है वो,
या उसका वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग है, तो आपको जिस सब्जेक्ट में जाना है उस सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग होगी, ठीक है। वहां से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि यूनिवर्सिटी ठीक है या नहीं। एक जो बड़ा कंसर्न पेरेंट्स और बच्चों के लिए है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चे अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं, पेरेंट्स अपने लाखों रुपए खराब कर लेते हैं, प्लीज एंश्योर कि आपकी जो यूनिवर्सिटी जहाँ जा रहे हैं वो फेक तो नहीं है कहीं, क्योंकि दुनिया में इतनी फेक यूनिवर्सिटीज चल रही हैं। और AIU एक ऑर्गेनाइजेशन होती है इंडिया में, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, ओके, और फिर एक उसके ऊपर होती है एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज। ये ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वहां पे जो जेन्युइन यूनिवर्सिटीज है उसकी लिस्ट होती है, और आपकी फॉरेन की यूनिवर्सिटी इंडिया में वैलिड होगी या नहीं होगी ये AIU बताता है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। लाइक फॉर एग्जांपल मान लो मैं कहीं से MBA करके आ गया, है निकल, और वो यूनिवर्सिटी AIU में है ही नहीं, तो यहाँ पे वो MBA को मानेंगे नहीं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम सभी जो जेन्युइन यूनिवर्सिटीज है वो है उसमें, जो फेक वन है, मैं देखिए इजी सॉल्यूशन, कई सॉल्यूशन है पर इजी बता रहा हूँ कि AIU आपको बता देगा कि ये यूनिवर्सिटी जेन्युइन है या फेक। QS रैंकिंग तो नो डाउट, देखिए जो QS रैंकिंग में आ रहा है वो तो जेन्युइन ही है, तो क्योंकि वो 1000 तक ही रैंक लेते हैं, उसके बाद लेते नहीं है। देयर आर अराउंड 10,000 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड राइट नाउ, एंड मोर देन मे बी 2 lakhs कॉलेजेस, क्योंकि कई बार पेरेंट्स क्या है यूनिवर्सिटीज में नहीं जाके कॉलेजेस में जा रहे हैं। हाँ, तो आपको यूनिवर्सिटीज की तो QS रैंकिंग बता देगा, लेकिन कॉलेजेस बड़े ट्रिकी पार्ट है। अभी क्या है, कनाडा में, US में कई लोगों ने अपनी कॉलेजेस खोल दी। पहले ये बिजनेस UK में भी बहुत था, UK में 2012-13 के बाद ये कम कर दिया, नहीं तो लंदन में मुझे याद है मैं जब वहाँ था, मतलब जो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी इलाके हैं वहाँ पे लोगों ने 3-3 रूम्स के फ्लैट में कॉलेज खोल रखी है और अपना प्रोग्राम चला रहे हैं और वीजा बांट रहे हैं। तो वो उनके लिए अच्छा है जो फेक तरीके से एंट्री करके अपना सेटल होना चाह रहे हैं। हमारे बच्चे तो फेक डिग्री नहीं चाहते, हमारे बच्चे चाहते हैं ऐसी डिग्री हो जिसकी वैलिड हो, ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन हो, और इंडिया में अगर दोबारा आए तो उसको वैल्यू मिले। तो ये भी आप देखिए कि यूनिवर्सिटी फेक नहीं हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। QS रैंकिंग देख लीजिए, सब्जेक्ट रैंकिंग देख लीजिए, एंड देन देयर आर सो मेनी फोरम्स। आप जब उन फोरम्स पे जाएंगे तो यू विल कम टू नो द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एंड डिपार्टमेंट्स। जैसे LLM की बात करें लोग तो LLM गाइड करके एक है, ठीक है, वैसे MBA का भी, इन सबका है। LLM गाइड एक वेबसाइट है जहाँ पे पता लग जाता है इस LLM का स्पेशलाइजेशन कैसा है, क्वालिटी क्या है, क्योंकि प्रीवियस स्टूडेंट्स अपने कमेंट्स डालते रहते हैं। तो देखिए ये होमवर्क करने की जरूरत है। आप अगर उन एजेंट्स के भरोसे रहेंगे, कह रहे नहीं साहब बहुत जोरदार यूनिवर्सिटी है वहां नौकरी लग जाएगी, ठीक है, वो फंसाते कैसे हैं, अरे साहब हम आपको प्लेसमेंट भी करवाएंगे और सब सेट हो जाएगा, आप तो चिंता मत करो, बस अभी आप 1 लाख रुपए एडवांस दो, एडमिशन लेटर लेके जाओ। नहीं, प्लीज डू योर होमवर्क। और ये होमवर्क आपको 11th से ही स्टार्ट कर देना चाहिए कि भाई 1 साल, सवा साल में आप इतने नॉलेजेबल हो जाएं कि आप खुद ही उस प्रोसेस को कर ले। यू डोंट नीड एन एजेंट, फ्रेंकली स्पीकिंग। फॉरेन यूनिवर्सिटीज का एडमिशन सिंपल है, वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। बस थोड़ा पेरेंट्स और स्टूडेंट्स अपना होमवर्क करना स्टार्ट करें, राइट यूनिवर्सिटीज ऑटोमेटिकली उनको और कोर्सेज उनको मिलने लगते हैं। Definitely, sir. I couldn't agree more with it. मुझे भी पर्सनली जब मैं अभी अप्लाई कर रहा था तो मुझे भी यही फील हुआ है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना काफी इजी है, बिकॉज दे डोंट टेक एनी एंट्रेंस एग्जाम, इट्स जस्ट मैटर ऑफ they have a very simple process. अब ये एजेंट, अभी एक एजेंट आया मेरे संपर्क में कि डॉक्टर साहब आप हमारी हेल्प करो, ये करो, क्या चाहिए कि आप स्टूडेंट्स हमें दिलो। अरे यार तो तुम करते क्या हो साहब, हम उनकी एप्लीकेशन भरवाते हैं। मैंने कहा यार जो बच्चा खुद अपनी एप्लीकेशन नहीं भर सकता वो पढ़ने जा क्यों रहा है? मतलब सिंपल ऑनलाइन एप्लीकेशन आप नहीं भर सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं कर सकते हो, तो फिर आप बाहर पढ़ने मत जाओ भाई। यू आर नॉट एलिजिबल टू गो अब्रॉड। नहीं साहब उनकी एप्लीकेशन भरवाते हैं, फिर और क्या करते हैं, उनका वीजा लगवाते हैं। मैंने कहा वीजा की भी एप्लीकेशन सिंपल है, सिंपल लिखा हुआ होता है, ये 8 डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं, वीजा एप्लीकेशन के साथ अटैच कर दो। और आपको एजेंट को तो वैसे भी अंदर नहीं घुसने देते एम्बेसी में।
और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपका कोई रोल नहीं है। मुझे लगता है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स साथ में काम करें और थोड़ी बहुत सजेशन, एडवाइजरी, हेल्प हम जैसे लोगों से ले लें, पर आपको खुद को काम करना पड़ेगा। 1 साल 1.25 साल, तो फिर धोखा होने के चांसेस निकल बहुत कम। और सिंपल प्रोसेस है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड अपनी तरह है ही नहीं बात। यस सर, डेफिनेटली। मतलब ऑब्वियसली, मतलब कि क्योंकि एक तो वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, एंड देन इट जस्ट कि इट टुक सम टाइम टू डू ऑल द रिसर्च, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सा प्रोग्राम तुम्हारे लिए अच्छा है, एंड देन वंस you do this research, and it's very easy to shortlist a bunch of universities which you want to apply in. So yeah, I think definitely अगर हम खुद से रिसर्च करते भी हैं तो इट्स बेसिकली ऐसा हो जाता है कि हमें ज्यादा अच्छे से समझ हो जाती है, एंड देन इफ वी खुद को तो करनी चाहिए ना निखिल। आदमी खुद को, जैसे मान लो हम रेस्टोरेंट में खाना खाने भी जाते हैं आजकल, तो गूगल पे गूगल रिव्यूज पढ़ के जाते हैं ना। मतलब दैट्स अ वेरी सिंपल एक्ट। हमें ऑर्डर जाके वो पनीर और दाल ही देना है, तो स्टिल वी गो एंड रीड द ऑल द रिव्यूज की कैसा है क्या है। आप अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो कि मैं 1 करोड़ रुपया खर्च करने जा रहा हूँ या 50 लाख खर्च करने जा रहा हूँ, डिग्री लेने जा रहा हूँ, और हम किसी एजेंट के नॉलेज पे अपना डिसीजन ले रहे हैं। मतलब दैट्स टू रिस्की। और ये ज्यादातर लोग, मैंने कहा ना, मैं काउंसिल नहीं बोलता, दे आर ऑल एजेंट्स। उनको 10% 20% कमीशन मिलती है। मतलब ये यूनिवर्सिटीज उनको फर्स्ट ईयर की फीस का 10 से 20% दे रहे हैं। तो उनका इंटरेस्ट तो आपको उस कॉलेज में डालने का है जहाँ कमीशन ज्यादा आ रहा है। उसका इंटरेस्ट आपको अच्छी कॉलेज और अच्छी यूनिवर्सिटी में डालने का थोड़ी ना है। और अच्छी यूनिवर्सिटीज उनको देती भी नहीं है कमीशन। भाई जैसे आज आप किंग्स कॉलेज लंदन में अप्लाई करोगे, वो क्यों कमीशन देगी उनको? उनकी सीट्स अगर 100 है, उनको ऑलरेडी 500 एप्लीकेशन आ रही है। इंडिया वाला ले लो ना। इंडिया में भी जो अच्छी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो एजेंट्स को 1 रुपया नहीं देती। बाकी तो आज आप बच्चे लाओ, कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो आपको फर्स्ट ईयर का फीस का 50% देने को तैयार बैठी है, क्योंकि उनके पास बच्चे नहीं आ रहे। पर हमारे बच्चे का भविष्य थोड़ी ना ऐसी कॉलेजों में, ऐसी यूनिवर्सिटीज में। और एक बात और बता दूं मैं आपको, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फॉरेन से डिग्री लेके आ गए हो, until and unless that degree is good, that program is good, that university is good. आप आगे कहोगे ना कि मैं साहब यूके से एमबीए कराया हूँ, तो कहाँ से करके आए हो? फिर आप कहोगे लंदन स्कूल ऑफ, मतलब कोई लो कैटेगरी। वो कहेगा ठीक है, थैंक यू, वी विल रिवर्ट बैक टू। अब वो चार्म नहीं रहा है, मैं आपको बताऊं। वो आज से 10 साल पहले था, वो चार्म अब नहीं है। अब तो जो क्वालिटी है एजुकेशन की, उसी की ही वैल्यू है। और वहां तो जॉब मिलती ही नहीं। अगर वहां की सी क्लास और डी क्लास कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, तो वहां तो जॉब 100% नहीं मिलनी, और इंडिया में भी नहीं मिलनी। अब वो गुजर की तरह अगर शादी में हेल्प करती है वो डिग्री, तो कोई बुरी बात नहीं है, पर जॉब में और करियर में वी शुड नॉट टेक दिस। Okay, sir. So my next question now is how should candidates work on their application and profile to get the admit from their dream universities? That is very very important. I think this ये कैंडिडेट की सीरियसनेस को शो करता है कि वो अपने प्रोफाइल को बनाने लग जाए। देखिए, जैसे भी निखिल ने कहा ना कि वहाँ एंट्रेंस एग्जाम का सिस्टम नहीं है, ठीक है। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज आपको आपकी एप्लीकेशन के बेस पे ही लेती है, और वो आपकी एप्लीकेशन को इंडिविजुअली चेक करते हैं। वहाँ का जो एडमिशन ऑफिसर होता है, वो आपके पर्टिकुलर एप्लीकेशन को इंडिविजुअल लेवल पे चेक कर रहा होता है। ओके, सो देयर इज नथिंग लाइक एन कॉम्पिटिशन, यू आर कंपीटिंग विथ योरसेल्फ। पहली बात तो सबको इंपॉर्टेंट समझने की जरूरत ये है। मैं बात कर रहा हूँ अच्छे इंस्टीट्यूशन। लो क्लास इंस्टीट्यूशन तो आपको न्यू दिल्ली, जयपुर और बेंगलोर, वो तुरंत आप नाम बताओ, नाम आपका डाल के तुरंत ऑफर लेटर, एडमिशन लेटर प्रिंट हो गया आपके हाथ में है। मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा, वहां तो हमें जाना ही नहीं है। जो यही ऑफर लेटर दे रहा है हमें ऐसे ही, तो इसका मतलब इसकी दुकानदारी ठीक नहीं है। हमें तो वहां जाना है जहाँ कुछ कंपटीशन है, कि भाई 100 सीट के लिए 500 बच्चे हैं ना, उनमें हमारे बच्चे का सिलेक्शन हुआ, इसका मतलब ठीक है, अब कुछ भविष्य बनेगा बच्चे।
तो प्रोफाइल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो निखिल, accordingly one student should prepare his profile in that area. Like for example, if I want to go in science, I want to go for management or for the law or for other areas, 10-15 areas हैं दुनिया में आजकल, उसके हिसाब से अपने प्रोफाइल बनाने लगे। जैसे आप 11th, जैसे मान लो मुझे बीटेक इन डेटा साइंस करना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो या बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी करना है, तो 11th से ही आप कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, शॉर्ट समर इंटर्नशिप, सब कुछ पॉसिबल है। आप अपने प्रोफाइल को बिल्ड करने लग जाओ, जो कि ये इंडिकेट करता है कि हाँ भाई, मैंने कोई 12th में एक दिन अचानक रात को सपना नहीं आया कि मुझे बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी करना है। I was genuinely interested in BTech in cybersecurity. That's why I did these 5, 7, 8 activities in my 11th and 12th. And my dear parents and students, this is very important. अगर आप 12th के बाद जग रहे हो या 12th में जग रहे हो तो मतलब टफ है। इसके लिए आपको 11th से ही तैयारी कर देनी चाहिए, मतलब आइडियली। अब देखो जो लेट हो गए वो अभी भी कर सकते हैं, पर आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ। 11 से ही निकल अपने प्रोफाइल को बिल्ड करने लगता हूँ। जैसे सपोज करो मुझे लॉ में जाना है, हाइपोथेटिकली, अब मैं अपने प्रोफाइल में दिखा रहा हूँ कि देखिए मैंने कोई लॉ का कोर्स किया, सब कुछ अवेलेबल है कोर्सेरा पे, इंडेक्स पे, सब है आजकल। मैंने वो कोर्स किया, मैंने किसी लॉयर के अंडर में 10-15 दिन की इंटर्नशिप की, मैंने कुछ ये आर्टिकल लिखा लॉ के ऊपर, मतलब आई जस्ट वांट टू शो देम कि सी आई एम डैम सीरियस, आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर गाइस। मतलब मैंने 12th तक कुछ नहीं किया, मैं एक एप्लीकेशन डाल रहा हूँ, एक वो बच्चा है जिसने 12th तक बहुत कुछ किया है, तो वो एक आपका डिफरेंशिएटर बन जाता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया प्रोफाइल बिल्डिंग, सीवी बिल्डिंग, अपनी सीवी को बिल्ड, क्योंकि देखिए फॉरेन की टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन इट जस्ट लाइक गेटिंग अ जॉब, ठीक है, जैसे नौकरी मिलती है ना, वैसे वहां एडमिशन होता है। वो आपके सीवी को सबसे पहले देखते हैं। अब सीवी के बाद में आता है आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन बोल दीजिए, ऐसे बोल दीजिए, जो भी वो डॉक्यूमेंट्स आपसे लेते हैं, दे वांट टू अंडरस्टैंड यू एंड यू हैव टू राइट समथिंग। अब देखिए ये प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों के साथ में कि 12th तक तो कुछ किया नहीं, और उसमें वो किसी अंकल की, निखिल अंकल या अविनाश अंकल की हेल्प लेके वो बना लेते हैं अच्छा, लेकिन वो उनकी प्रोफाइल से लिंक नहीं हो रहा। वो इतना स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट बनता है कि वो पढ़ने वाले को मतलब विद इन 10 सेकंड समझ में आ जाता है कि हाँ ये क्या है। दिस इज नॉट ए जेन्युइन लेटर, ये किसी की प्रोफेशनल की हेल्प लेके बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है। दिस इज नॉट ए जेन्युइन डॉक्यूमेंट, दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट टॉकिंग अबाउट अविनाश दादीज, because they don't meet you, most of the time they don't meet you, so they check you through your essay or your letter of application या letter of intention, जो भी आप यूनिवर्सिटी में बोलना चाहें, they want to know you through your document only, और वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि उसमें आप लिखोगे मैंने क्या किया, मैं क्यों ये डिग्री करना चाह रहा हूँ, मेरा प्लान क्या है, मतलब they want to know you। अब वहां एकदम डिस्कनेक्ट हो जाता है। और इतना स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट ये कंसल्टेंट बनाते हैं। कंसल्टेंट कहते हैं साहब हम बच्चों का लेटर भी बनाते हैं। मैंने कहा यार एक बच्चा अपना लेटर खुद नहीं लिख सकता 12th के बाद या अंडर ग्रेजुएशन के बाद में, तो मतलब फिर तो प्रॉब्लम है ना उसमें, फिर उसको दुनिया के टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में तो एडमिशन मिल ही नहीं सकता। निखिल, यू एग्री विथ मी? इफ यू कांट राइट अबाउट योरसेल्फ सिंपल इन सिंपल इंग्लिश, तो फिर तो भाई देयर इज सम प्रॉब्लम, फिर तो वो जुगाड़ कॉलेज में आप ढूंढ रहे हो। तो 11th-12th से ही हमें एक्टिविटीज स्टार्ट कर देनी चाहिए और करियर प्रोस्पेक्ट्स को डिसाइड कर लेना चाहिए और अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, सीवी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए कि टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन। एंड लास्ट इन दिस पॉइंट ओनली, स्कॉलरशिप्स के लिए ट्राई करना चाहिए। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि मैं कोई बहुत जीनियस स्टूडेंट नहीं रहा। एज आई टोल्ड यू, आई वाज एक्टिव इन पॉलिटिक्स। मैं तो लीडर टाइप का आदमी था, डीयू में घूमना, नेतागिरी करना, सारे काम, पढ़ाई के अलावा सारे काम मैं करता था। आई वाज नेवर इंटरेस्टेड टू मच इन एकेडमिक्स, दो आई वाज वेरी गुड इन एकेडमिक्स, बट इंटरेस्ट कम था। बट आई वाज वेरी मच इन लीडरशिप।
So when I wrote my letter to French embassy that for the scholarship, they appreciated that as a a student coming from a small village और दिल्ली में आके अपने आप को एज ए पॉलिटिकल लीडर एस्टेब्लिश करना। 1800 स्टूडेंट्स थे हमारे लॉ स्कूल में, 1800। 1800 में से 4 बच्चे राजस्थान के थे और सारे यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली सब अदर डिस्ट्रिक्ट्स। अब उनमें अपने आप को एस्टेब्लिश करना, so they appreciated, okay, they said कि नो, इस लड़के में लीडरशिप क्वालिटी है, we should give him scholarship। स्कॉलरशिप के जो उनके क्राइटेरियाज है ना, you need to understand it's not only academics, you need to understand here। इंडिया में क्या है, स्कॉलरशिप मींस एकेडमिक्स कि आपके नंबर कितने आए, वहां ये नहीं है। इन सम यूनिवर्सिटीज आई वांट टू टेल यू, मे बी आपके 97% है, योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, और किसी के 62% है, उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी विद स्कॉलरशिप, बिकॉज दे वांट टू सेलेक्ट गुड पीपल, जिसमें कुछ अलग है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्कॉलरशिप की हमें ट्राई करनी है, घर से पैसे नहीं लगाने। गोरों को तो हम 200 साल दे चुके हैं ना काफी कुछ, तो लेने का टाइम है। तो इन आप स्कॉलरशिप पे फोकस कीजिए कि मैक्सिमम स्कॉलरशिप कैसे मिले। ट्यूशन फीस वेव हो सकती है, दैट्स अ वेरी बिग पार्ट। ट्यूशन फीस के अलावा लिविंग एक्सपेंसेस आपको मिल सकते हैं, ओके, एंड देयर आर सो मेनी स्कॉलरशिप्स। पेरेंट्स कोशिश नहीं करते, एजेंट कहते रहे नहीं सब बड़ा मुश्किल है, स्कॉलरशिप नहीं मिलती। प्रॉब्लम है कि उन लो क्लास इंस्टीट्यूशंस को नहीं मिलती। आप निखिल, यू एग्री विथ मी? इफ आई एम ट्राइंग टू गेट एडमिशन इन अ डी क्लास यूनिवर्सिटी इन यूके, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मुझे स्कॉलरशिप देगी? नो वन। Yeah, definitely, sir. कोई नहीं देगा। बट इफ आई एम ट्राइंग टू गेट एडमिशन इन LSE, and if I get admission in LSE, then LSE will give me a scholarship, and some external organizations like Commonwealth scholarship मुझे मिल सकती है। काफी scholarships होती हैं, गर्ल्स के लिए अलग scholarship होती है, पर वो देते किसको है? जो टॉप इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं। आप D क्लास C क्लास में जा रहे हो, कहेंगे यार आपको थोड़ी देंगे स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप देंगे जहां बच्चा अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जा रहा है, जिन जो उसकी गवर्नमेंट भी उसको वैल्यू करती है कि हाँ यार अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहा है। तो ये स्कॉलरशिप पे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स 11 से ही टारगेट कर देना चाहिए। और देखो बड़ी अच्छी चीज है, 4 साल पढ़ना है, कितने मास्टर्स डिग्री करनी है, जो पैसा हम स्कॉलरशिप पे बचा लें वो अपना है। दूसरा, स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं तो आपको आगे जाके ब्रांड वैल्यू भी बनती है कि भाई आप स्कॉलरशिप पे आपकी एजुकेशन हुई है, ठीक है। और फिर एक एल्यूमनाई सेटअप होता है स्कॉलर्स का, जैसे मैं फ्रेंच एम्बेसी, फ्रेंच गवर्नमेंट ने मुझे स्कॉलरशिप दी, तो अब वो जो स्कॉलरशिप मिली है पिछले 20-25 सालों में, वो एल्यूमनाइज का एक नेटवर्क है जिसका मैं पार्ट हूँ, तो वो आपको आगे जाके हेल्प। तो प्लीज build your CV, build your profile, prepare yourself to get admission in top 200 universities and aim for scholarship. Thank you, sir. This was really helpful, especially the scholarship part, because scholarship is really important when you have a very huge amount of expenses you need to cover. So with this, to summarize what we have discussed so far, is we started our journey with the question, which I think maybe we forget here, that what to do once you are there. Yeah, I was coming to this one. Yeah. Okay, yeah. So this is our final questions, and then we will open the floor to the audience. So the next question is, once we receive an admit from a university, and once we are there in a foreign country, so now what should we do in order to excel there and become an academic success? Okay, this is very important. Now you have got your admission, you have got your visa, you have booked your tickets. Now you are ready to fly. ठीक है, अब ये लास्ट स्टेज आ और आप कंट्री में लैंड कर। देखिए, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स उससे पहले सब चीजों के लिए तैयारी करे हुए होते हैं, उसके बाद उनकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं। Then they really don't know what to do. Like if your kid is going for 4 years
education in any country, or even if you are going for 1 year masters or even you are going for 3 year PhD program, उसकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है दिमाग। और वो बच्चा देखिए वहां जाके शुरू के 3 महीने तो वो कल्चर, फूड, लैंग्वेज उसी में स्ट्रगल करता है, एंड देन स्लोली एंड स्लोली वो सेटअप करता है। तो मैं यहाँ पे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड ऑब्वियसली दिस इज माय एक्सपीरियंस ओनली, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मेरे साथ ये काम करा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हेनेवर यू आर गोइंग for higher education, please make sure that you are not going to make Indian friends in those countries. ये बहुत बड़ी ब्लंडर बच्चे करते हैं, and I am very surprised to see this. जैसे मैं यूके में था, मैं देखता था कि I was teaching in masters level also, LLM को मैं पढ़ाता था। In my LLM class there were 2 Indian students, तो मैं ऑब्जर्व करता था, तो मैं देखता था कि इंडियंस के साथ ग्रुप बना लेते हैं, चाइनीज के साथ बना लेते हैं। समझ में आया, चाइनीज का समझ में आता है। इंडियंस तो हम तो, हमारा तो वसुदेव कुटुंबकम का सिद्धांत रहा है। तो एक इम्पोर्टेंट चीज है कि बहुत ज्यादा इंडियन फ्रेंड्स बनाना होता है, इंडियन लोगों से हेलो हाय रखें, क्योंकि अल्टीमेटली इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम दे विल हेल्प इनिशियली। नॉर्मली दे आर नॉट वेरी हेल्पफुल, आई एम सॉरी टू से, बट इंडियंस जब अब्रॉड चले जाते हैं तो दे आर नॉट वेरी हेल्पफुल, स्पेशली टू स्ट्रेंजर्स। जैसे कोई आप इंडिया से गए और आपको कोई इंडियन मिल गया तो डोंट एक्सपेक्ट टू मच कि वो आपके हेल्प करेगा। सो यू नीड टू क्रिएट योर लोकल नेटवर्क, ठीक है, यू नीड टू मेक लोकल फ्रेंड्स। सो प्लीज ट्राइंग टू मेक मोर एंड मोर नेटिव फ्रेंड्स इंडियंस के साथ। एक ने मुझे कहा कि अविनाश आपके इंडिया में इंडियन कितने फ्रेंड है फ्रांस में? उनका मेरा एक भी नहीं है। एक कोई दीपावली समारोह था तो मैं चला गया, खाना वाना खा लिया, तो कहा आप आते नहीं हो, देखते नहीं हो, तो कहा आपके कितने दोस्त हैं? मेरे एक भी नहीं है मेरा। कि क्यों यार आप इंडियन से दोस्ती क्यों? मैंने कहा यार मेरे तो इंडिया में 25 साल रहा हूँ, मेरे तो इंडियन ही दोस्त रहे वहां। अब तो पहली बार लाइफ में मौका मिला है कि इंडिया से बाहर आए तो मैं पूरी दुनिया के दोस्त बनाऊं ना। अल्जीरिया का बनाऊं, ट्यूनीशिया का बनाऊं, मेक्सिको का बनाऊं, ब्राजील का बनाऊं, फिनलैंड का बनाऊं, रशिया का बनाऊं। दुनिया में 190 कंट्रीज, 100-200 कंट्रीज हैं। मेरा टारगेट तो ज्यादा से ज्यादा और कंट्रीज के फ्रेंड्स बनाने का है। या मैं फ्रांस में आया हूँ तो फ्रांस के 30-35 दोस्त मेरे होने चाहिए, क्योंकि ये लोग तो मेरा एसेट है। और इंडियन तो भाई मेरे ऑलरेडी बहुत दोस्त हैं इंडिया में, सो आई एम नॉट मिसिंग इंडिया। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्लीज डोंट से आई एम होम सिक। अरे यार होम सिक थे तो फिर फॉरेन आने की जरूरत नहीं थी। देखो मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल, शुरू में बड़ा ऑकवर्ड लगेगा क्योंकि वो कल्चर अलग है, फूड अलग है, लैंग्वेज अलग है, सब कुछ अलग है, बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ लर्निंग। इसीलिए तो गए हो आप वहां। अगर दाल और रोटी डेली इंडियंस के साथ बैठ के हिंदी में बातें करके और शाहरुख खान की मूवी देख के आपको अगर 3 साल बिताने हैं तो फिर वहां गए क्यों? और आई एम सॉरी टू से, काफी लोगों को मैं देखता हूँ, कितने साल यूके रहे सर, मैं 1 साल रहा। कितने लोकल फ्रेंड है तुम्हारे? सर एक भी नहीं है। तो फिर यूके जाने का फायदा क्या हुआ? क्योंकि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आज आपका दोस्त बना है तो वो 20 साल बाद उस कंट्री का टॉप आदमी होगा ना उस फील्ड में। 10 साल बाद में आज जैसे कोई मुझे कह रहा है रशिया में काम है, तो रशिया में मेरे 3 दोस्त बैठे हैं, मैं उनको ईमेल लिखूंगा, व्हाट्सएप करूंगा, फोन करूंगा कि यार हमें कुछ काम है, आपसे कुछ हेल्प करो। दैट इज माई ग्लोबल एक्सपोजर। So I'm sorry to say I'm not anti-Indian, but that's a strategic decision. You are going to abroad for global exposure. And global exposure means meeting local people, making friends, and believe me, apart from UK and US in these English-speaking countries, they have great respect for Indian culture. तो आप अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कीजिए, अच्छा खाना खाइए, एंजॉय कीजिए, प्लीज मेक गुड फ्रेंड्स। दैट्स अ पॉइंट नंबर 1, फ्रेंडशिप लेवल, नेटवर्किंग लेवल। Second, try to impress your professor. That is very important in international universities. देखो इंडिया में प्रोफेसर का रोल ज्यादा बड़ा नहीं होता, मैं आपको बता दूं। So that's why professors and students they are keeping a distance and बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता। But in international universities, if you impress your professor, and again they will not be impressed with your buttering and flattering, और सर आप अच्छे लग रहे हो, और ऐसा नहीं। They want, वो इंप्रेस होंगे आपकी मेहनत से, हार्ड वर्क से, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी से, आपके सीरियसनेस से, कमिटमेंट से।
जब एक क्लास में आप जाते हो तो प्लीज वर्क हार्ड कि वो प्रोफेसर आपसे इंप्रेस हो, क्योंकि फॉरेन में अगर प्रोफेसर आपसे इंप्रेस हो गया तो यकीन मानिए सारे काम आपके सॉल्व हो गए। हो सकता है कहीं इंडियंस को बात समझ में अभी नहीं आ रही हो, लेकिन आई मस्ट टेल यू वन थिंग, दिस इज द सीक्रेट। आई वाज वेरी गुड, मतलब व्हेन आई मूव टू फ्रांस, और वहाँ की एजुकेशन सिस्टम बड़ी डायनेमिक थी फॉर एलएलएम, सो आई डोंट नो हाउ बट आई वाज द गोल्ड मेडलिस्ट, और मेरे सबसे टॉपर था मेरी क्लास में, 19 कंट्रीज के बच्चे थे एंड आई वाज द टॉपर। So my professor was so impressed with me, Professor Arno Renwa. He asked me, Avinash, what is your plan in summer? I said, sir, I'm trying to get some internship. But believe me, internship मुझे कौन देने वाला था? Indian को पेरिस में कौन internship दे रहा है बिना जानकारी? He said कि no, don't worry, Avinash. I will write a recommendation letter. और उसने पेरिस में फ्रांस की बेस्ट लॉ फर्म में मेरी 1500 यूरो पर मंथ की इंटर्नशिप, कोई मेरा चाचा ताऊ नहीं था। He was only impressed with my research, with my ideas, with my commitment. मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन this is how international universities work. आप मास्टर्स करने जा रहे हो, if you work hard, they will offer you कि hey, what's your plan for PhD? They will offer you scholarship for PhD. They want you to stay there. और अगर उस यूनिवर्सिटी में नहीं है, they will write to some other professor and say कि ये बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, इसको तुम PhD में ले लो। प्रोफेसर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज। उनकी रिकमेंडेशन देखो, ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो मंगाते हैं ना इंडिया में तो फेक है सारा, क्योंकि स्टूडेंट्स और प्रोफेसर ऐसे भेज देते हैं, फॉरेन में नहीं देते। फॉरेन में प्रोफेसर क्लियरली मना कर देता है, सॉरी आई कांट गिव यू लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आई डोंट थिंक दैट यू डिजर्व, बुरा लगे तो ले, क्योंकि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का वहां बहुत वैल्यू है। अगर वो प्रोफेसर लिख के दे रहा है, इट्स नथिंग लाइक दैट। सो सेकंड आइडिया, impress your professor and impress with your hard work. देखिए वहां आप जाओ, पार्टी करो, घूमो फिरो, दोस्त बनाओ, कोई बुराई नहीं है, एक्सपोजर लो, एंजॉय करो, तो वो भी लाइफ का पार्ट है, कोई बुराई नहीं है। पर एट द सेम टाइम प्लीज डोंट फॉरगेट कि ये लिमिटेड पीरियड है, 3 साल 4 साल 2 साल 1 साल जो भी है। वर्क हार्ड एंड यू आर गोइंग इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। पूरी दुनिया के टॉप से टॉप बच्चे वहां आपकी क्लास में आ रहे हैं, टॉप प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे हैं, इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। So you have to work hard. मतलब इतने ज्यादा पार्टीज और फन नहीं करें कि वो फिर ना प्रोफेसर इंप्रेस नहीं, वो इंप्रेस नहीं हुआ तो पूरी जिंदगी आपके ईमेल का रिप्लाई नहीं करेगा। मैं बता देता हूँ आप ये सोचते हो ना कि इंडिया में बैठ के उसको आप लिखोगे सर मेरे को लेटर, he will never reply to your email until unless he really likes you, he is impressed with you. So that's the second idea. लोकल फ्रेंड्स बनाओ, ग्लोबल नेटवर्क डेवलप करो, प्रोफेसर को इम्प्रेस करो। एंड थर्ड थिंग, जब आप इंडिया में वापिस आ जाओ तो एक गलती फिर ये इंडियंस करते हैं कि वापिस आने के बाद वो जो ग्लोबल नेटवर्क बना उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। प्लीज डोंट डू इट, दैट इज योर एसेट। आप 1 साल रह के आए, अगर 10-20 अच्छे लोग आपके संपर्क में आए हैं तो उनसे हेलो हाय बनाए रखो। कभी उस कंट्री में जाओ तो उनसे मिलो, कभी इंडिया अगर वो आ रहे हैं तो उनको रिसीव करो, क्योंकि ये जो नेटवर्क है ना गाइज, ये आपको पे करेगा लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में डिग्री पे करती है, लॉन्ग टर्म में आपका नेटवर्क आपको पे करता है। तो ये मेरा लास्ट, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट दिस इज द आंसर। Thank you so much, sir, for explaining all the questions in a very great detail. So with this, I am opening the floor for the audience. You can write your questions in chat box, or maybe you can ask them directly. So one question which Prashant ji has asked, that in this era of specialization, is a foreign degree really required? Like, I mean, certificate courses available could also I'm be not getting your voice. Can you repeat your question, please? Okay. So Prashant ji has written that in this era of specialization, is a foreign degree really required, as the certificate courses available could also be a better option? See, Prashant, it depends what is your situation right now. If you are working already as a professional in India, not sure कि a foreign degree will help you a lot. But I'm talking about students who are going for UG and PG courses. See, certificates are fine. It's not, see, one thing you need to understand, you are not going to abroad only for knowledge.
नॉलेज इज अवेलेबल एवरीवेयर नाउ। आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट यही मिल जाएगा। यू आर नॉट गोइंग फॉर only education, only for knowledge. You are going for a global exposure. You are going for a network. You are going for an experience. क्योंकि अभी क्या होता है कि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एमएनसीज में कि आप कितने मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट पे काम कर सकते हो। ठीक है, इफ यू शो, देखो ग्लोबल एजुकेशन का मतलब क्या है? आप ये कहते हो कि भाई देखिए मेरे 20 कंट्रीज के कल्चर को मुझे, अब जैसे आप वहां जाओ आपको पता लगेगा यूरोपियंस कैसे बिहेव करते हैं, अमेरिकन कैसे बिहेव करते हैं, सब अफ्रीकन, साउथ अमेरिकन। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर कल्चर आल्सो, एज आई सेड इन माय प्रीवियस आंसर, दैट इज आल्सो एन एसेट। क्योंकि व्हेन यू गो वर्क इन मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट, दिस मल्टीकल्चरल अंडरस्टैंडिंग इज अ ग्रेट एसेट। सो मुझे लगता है ये डिपेंड करता है। पर हाँ, यूजी और पीजी के लिए तो सर्टिफिकेट नहीं होगा, उसके लिए तो डिग्री होगी। हाँ, पर आप प्रोफेशनल हो और आप नहीं जा सकते हो, अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो सर्टिफिकेट्स भी ठीक है। Okay, sir. So next question now is from Umesh ji. Are there good options available after 12th for foreign studies? Is it wise to study at foreign university after 12th? Yes, I think this, it again, see, there is no like clear black and white answer. But what I believe that UG gives you 4 years. No doubt it's expensive, it's quite expensive 4 years. बट देखिए फॉरेन में या इंडिया में भी आप देखिए कि यूजी डिग्री की सबसे ज्यादा वैल्यू। जैसे आप आईआईटी से यूजी करते हैं और आईआईटी से मास्टर्स करते हैं तो जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। ठीक है, आईआईएम से अभी मास्टर्स डिग्री की वैल्यू है, यूजी की वैल्यू। ठीक है, तो मेरा मानना है कि अगर आपका ग्लोबल प्लान है एंड इफ यू कैन अफोर्ड, देखिए दोनों चीजें हैं, प्लान भी है, अफोर्डेबिलिटी भी है। यूजी गिव्स यू मोर टाइम, you know, to integrate in local culture, to have a global exposure, और यूजी की डिग्री आपको हेल्प करा। तो मेरा मानना है कि अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो यूजी की डिग्री ले, अगर अफोर्ड नहीं कर सकता है तो इंडिया से अच्छी यूजी की डिग्री ले ले और बाहर से फिर वो पीजी की डिग्री ले। बट इट्स ऑल अबाउट योर पॉकेट। सो यू नो, इसमें कोई ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं है, बट या आई सपोर्ट कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, इस पे एक अलग मैं दे सकता हूं कि यूजी में भी कैसे सस्ती डिग्री मिल सकती है अच्छी क्वालिटी की, वो भी एक एंगल है। देयर आर सो मेनी गुड कंट्रीज जो कि काफी रीजनेबल रेट पे यूजी की डिग्री अवेलेबल करवा रही हैं, तो वहां भी ट्राई किया जा सकता है। पर या आई बिलीव कि अगर कोई यूजी की डिग्री फॉरेन से लेता है तो उसकी वैल्यू है, स्पेशली फ्रॉम ए गुड यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्योंकि पीजी तो आप बाद में करोगे ना, पहले 2-3 साल वर्क एक्सपीरियंस लोगे फिर आप पीजी पे जाओगे। So yeah, it's a worthwhile. It's expensive, but yeah, this is good if you can afford. Avinash ji, it would be really helpful if you could add few countries, as you mentioned, that provides UG programs in a reasonable. So see, forget about UK, US, and all these countries because they are absolutely money-minded. But if you go to European countries like in France, Germany, Spain, Nordic countries, they are offering UG programs. Yeah, there is a little bit issue that they expect you to speak in local language because all those programs are in local language, okay, like in French. But if you learn French in, अब देखो strategic सवाल है। मेरा मानना है भाई मेरे पास पैसे नहीं, मैं आपको बता दूं मेरे पास में पढ़ने के ज्यादा पैसे नहीं थे, मेरे पास एलएलएम और पीएचडी का थोड़ी पैसा था। सो आई मेड ए स्ट्रेटेजी कि यार अपने पास यूके जाने का, यूएस जाने के तो पैसे है नहीं, लेट्स ट्राई टू फाइंड अ डिफरेंट पाथ। देखिए आई मस्ट बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, एक प्रोफेसर अगर ऑनेस्ट नहीं है तो फिर तो उससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। तो मैंने कहा यार यूके में तो 20 लाख लगते हैं एलएलएम के, और स्कॉलरशिप भी क्योंकि वो देते कम देते हैं स्कॉलरशिप। तो मैंने यूरोपियन कंट्रीज में ट्राई किया एंड देन आई गॉट एडमिशन इन फ्रांस, इन स्वीडन एंड इटली, एंड ऑल इन टॉप यूनिवर्सिटीज। मेरी जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ टुलूज, वो 1230 में एस्टेब्लिश हुई थी और वो फ्रांस की सेकंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, उसके हमारे प्रोफेसर को नोबेल प्राइज भी मिला है, तो सच ए ग्रेट यूनिवर्सिटी। इंडिया में कम जानते हैं पर एयरबस का हेडक्वार्टर वही है टुलूज में, यू नो एयरबस। तो एयरबस के साथ दे वर्क वेरी क्लोजली, सो इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी इन यूरोप। वहां मैंने ट्राई किया,
वहां एडमिशन हो गया। यूनिवर्सिटी ऑफ लुंड करके एक है स्वीडन में जो टॉप 100 में आती है, वहां एडमिशन हो गया स्कॉलरशिप में। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरिनो है इंग्लैंड सॉरी इटली में, जो कि अगेन टॉप 200 में आती है, एडमिशन हुआ पर स्कॉलरशिप नहीं मिली। मैं ये कह रहा हूँ कि इफ यू बिलीव कि अब फाइनेंस उतना नहीं है यूजी के लिए और पीजी के लिए, स्टिल यू कैन गो फॉर हायर एजुकेशन। मनी इज नॉट द ओनली रीजन कि आप नहीं जा सकते। कईयों को लगता है ना यार पैसे से जाते हैं, पैसों से। मैं तो करीब एलएलएम और पीएचडी फुल स्कॉलरशिप पे की, ट्यूशन फीस प्लस लिविंग एक्सपेंसेस। मेरे को तो फ्लाइट की टिकट भी गौरव नहीं दी। ठीक है, दो रीजन थे, एक तो मैं देना भी नहीं चाहता था पैसे, दूसरे मेरे पास थे भी नहीं। मैं दोनों बता दूं आपको, सच सच ये है कि मेरे को कोई सेंस भी नहीं लगा कि यार एक मतलब जैसे एलएलएम के 30 लाख लगाए, पीएचडी के 75 लाख रुपीस लगा के पीएचडी करें। पॉसिबिलिटीज आर देयर। स्ट्रेटेजिकली अगर हम काम करें फ्रॉम 11th, अगर आप थोड़ी सी नेटिव लैंग्वेज सीख लें लाइक फ्रेंच, 2 साल में अच्छी सीखी जा सकती है। You can get admission in France in good universities doing your UG program. They are absolutely free. They don't charge anything. Money, tuition is almost एक साल के शायद 18,000 रुपए 20,000 रुपए चार्ज करते हैं। तो you can go to multiple universities दुनिया में जहाँ पे ट्यूशन फीस बहुत कम है और क्वालिटी बहुत हाई है। पर चूंकि ये एजेंट वहां बेचते नहीं है, क्योंकि वो एजेंट को कमीशन नहीं देते। एजेंट वहां बेचते हैं जहां उनको कमीशन आ रहा है। तो आई थिंक देयर कैन बी अनदर सेशन, अनदर डिस्कशन कि वो यूनिवर्सिटीज, वो कंट्रीज आइडेंटिफाई करें जहाँ रेट कम हो और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी हो, जिससे हर बच्चा ग्लोबल एजुकेशन ले सके। एक सवाल एक बच्चे का आया, शायद मैं अभी उसको एड्रेस करना चाहूंगा कि हाउ टू मैनेज योर फाइनेंस। देखिए यहाँ एक बात समझनी होगी कि फॉरेन में आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। वहां पे 20 आवर्स पर वीक आपको अलाउ होता है। ठीक है, तो आप अपने जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं उसको पार्ट टाइम जॉब करके कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब उसमें आपको स्ट्रेटेजी बता दूं, आप इंडिया से योगा सीख लो, वहां योगा सिखाने लग जाओ। मतलब मैं, और बहुत काम है इस टाइप के जो आप कर सकते हो, और आप खुद काम करके और अपने लिविंग एक्सपेंसेस निकाल सकते हो। और कोई उसमें शर्म और कोई बुराई नहीं है। वहां पे करोड़पतियों के बच्चे, अरबपतियों के बच्चे भी पार्ट टाइम जॉब करते हैं और अपना खर्चा निकालते हैं ड्यूरिंग द एजुकेशन। सो money is not a problem. I think I also want to add a point here. So apart from these part-time jobs, one can also look for a research assistantship or teaching assistantship. They also pay a very dearly amount. Yes, yes, yeah. So शायद कईयों को मैं बता दूं ये क्या होता है। रिसर्च असिस्टेंटशिप होती है, टीचिंग असिस्टेंटशिप होती है, स्पेशली ये मास्टर्स एंड पीएचडी लेवल पे मिलती है। आप तो वहां पे अगर आप, मैंने कहा ना वो देखो नहीं, अब यहाँ प्रोफेसर देता है, वहां कोई सिस्टम नहीं है कि किसको देगा, प्रोफेसर का मन होगा उसको देगा। If he or she likes your research work, your commitment, he will give you teaching assistantship or research assistantship। कि नहीं यार निखिल बड़ा सीरियस लड़का है, निखिल ने कहा मैडम मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं बेटा, तुम 10 आवर्स तुम्हें टीचिंग असिस्टेंट दे दी, या मेरा कोई प्रोजेक्ट आ रखा है उसमें मैंने तुम्हें ले लिया, नाउ योर फाइनेंस आर सिक्योर। तो वो भी फिर वो प्रोफेसर से लिंक पे ही डिपेंड करता है। और कोई रीजन नहीं है कि प्रोफेसर आपको दे, अनटिल एंड अनलेस आप अपने आप को प्रूव करो। There is one question from Shivji. Is there any further research scholarship program after PhD, especially in law, from Delhi in the foreign university? See, after doing PhD in law or any subject, you can do postdoctorate. So in postdoctorate, they give some very lucrative scholarships, and they treat postdoctorate scholars just like their faculties. So in postdoc, you get the same salary, same incentive, same infrastructure like their normal permanent faculties. So you can go for postdoctorate, and there are so many countries जो कि postdoctorate scholarship offer करती है। आप वहां जा सकते हैं और postdoctorate कर सकते हैं after PhD. Thank you, sir. Now the next question is, which exams should be given for scholarship?
एग्जाम नहीं होता वहां पे, यही मैं बता रहा हूँ कि स्कॉलरशिप का कोई एग्जाम नहीं है। वो आप बेसिकली देखिए, पहले अप्लाई करेंगे एडमिशन के लिए, अगर आपको एडमिशन कंफर्म हो गया उसी में आप टिक भी करेंगे आई वांट टू बी कंसिडर्ड फॉर स्कॉलरशिप आल्सो, फिर वो सेपरेटली आपकी एप्लीकेशन को स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर करेंगे और उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स ओनली दे विल गिव यू स्कॉलरशिप। सो देयर इज नो एग्जाम, देयर इज नथिंग लाइक एन एग्जाम। Okay. I think we have. If someone has any other question, please feel free to ask. एक का आया कि ये सर्टिफिकेट वगैरह हेल्प करते हैं। हाँ भी करते हैं, क्यों नहीं करते। आपको सर्टिफिकेट करते हो, देखो आप कुछ भी करते हो मीनिंगफुल करते हो तो आपके प्रोफाइल में बूस्ट होता है, लेकिन वो मीनिंगफुल होना चाहिए, स्ट्रेटेजिकली होना चाहिए। यूं नहीं कि एक दिन आपने साइबर सिक्योरिटी में किया, फिर एक दिन आपने बिजनेस मैनेजमेंट में किया, तीसरे दिन आपने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में किया। वो कोई आपके स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस को नहीं शो कर रहा है। आप जो भी करें एक स्ट्रेटेजिक वे में करें, तो आपको हर चीज का बेनिफिट है। या नाउ वी कैन ओपन द फ्लोर। Yeah, thank you, Nikhil. Thank you, Avinash. Vijay this side. First Yeah, of all, yeah. France. So if you understand, like, so my question is like, I hear about like today I was discussing with someone from Australia. He was saying if you apply for PR and through the PR he is doing the master there with the like full-on scholarship, so you don't need to pay for any tuition fee or something there. So is there something like that? After PR you don't need to pay. No. Who tells you? PR is just an permission from the government that now you can come and stay in our country, search a job. Okay, so people are getting, देखिए आप जो परमानेंट रेजिडेंसी की बात कर रहे हैं वो बेसिकली आपको कोई बेनिफिट नहीं देती सिवाय ये कि आप उस कंट्री में रह सकते हैं, पर स्कॉलरशिप का ये क्राइटेरिया नहीं है। यू हैव टू पे ट्यूशन फीस। For Australia, okay, I can from with him, मैं but ऑस्ट्रेलिया की नहीं बता रहा हूँ, मैं ग्लोबली कह रहा हूँ। आप globally might be it's fine, but for specific Australia he suggested that. मैंने तो जहाँ तक देखिए मेरे नॉलेज में है, मैं अपने नॉलेज की बात बताता हूँ। मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना कि किसी को पीआर मिल गई और उसको फ्री एजुकेशन वहां मिल जाए। ठीक है, आपको वहां पे तो करना ही पड़ता है। Okay, thank you. हेलो यस सर, दिस साइड निरंजन राजीच। सर मैं एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी में करता हूँ काम। मैं साइबर सिक्योरिटी में 1.5 साल से हूँ सर। मैंने अभी इतना इंस्टीट्यूट भी ऑन किया है, लेकिन सर मैं थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हूँ। मुझे कुछ हायर एजुकेशन चाहिए साइबर सिक्योरिटी में, कुछ एक्सप्लोर करना है। तो सर कौन सी कंट्री मेरे लिए सबसे बढ़िया रहेगी सर? और मैं क्या यूजी डिग्री कहाँ से हुई है? सर मैंने सुबोध ये जयपुर से की हुई है सर। क्या किया, बीटेक किया? नहीं सर, मैंने बीसीए किया है। और मैंने बीसीए सर मेरा अभी फाइनल ईयर है मेरा सर, कंप्लीट नहीं हुई मेरी। मैं समझ गया, आपने बीसीए किया है, यू वांट टू गो फॉर हायर एजुकेशन। देखिए मुझे लगता है आपकी मतलब, अब बुरा मत माने का ओपन फोरम है, बट मतलब फाइनेंशियली मतलब आर यू ओके टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी? मतलब नहीं सर, ज्यादा नहीं, क्योंकि सर अभी ज्यादा नहीं, मैं समझ। मैंने तो आप जर्मनी को ट्राई कीजिए। जर्मनी में एक डार्ट स्कॉलरशिप होती है मास्टर्स के लिए, और जर्मनी का DEED डार्ट करके स्कॉलरशिप है, वो आप देख लीजिएगा। और भी कई स्कॉलरशिप्स हैं। जर्मनी इज अ वेरी गुड कंट्री फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल दिस टाइप ऑफ स्टफ्स, एंड वहां पे स्कॉलरशिप का भी आपको प्रोविजन मिल सकता है। ठीक है, तो क्योंकि देखिए यूके यूएस जाना अच्छा है, लेकिन वो महंगा बहुत रहेगा। तो आई डोंट नो मतलब नो वेदर यू विल बी एबल टू अफोर्ड इट और नॉट। सर देखिए, जैसे मेरा सीएच कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और सर मैं ओएससीपी की ट्राई कर रहा हूँ। तो बेसिकली अगर मेरा ओएससीपी होता है तो सर मेरे को जॉब भी मिल जाए सर वहाँ पे। नहीं, जॉब मिल सकती है आपको, जॉब की कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइबर सिक्योरिटी और इन टेक्निकल वालों को जॉब मिल जाती है। पर मैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि यहाँ देखिए, यहाँ यही सवाल आता है। अब आपने कहा आपको जॉब लेनी है वहाँ। सो नाउ द सेकंड क्वेश्चन, देखिए जॉब लेनी है देन यू मस्ट गो टू इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाएंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी जॉब लगने की ज्यादा है। इन दैट सिनेरियो आई थिंक यू शुड ट्राई आइदर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहां पे इमिग्रेशन भी थोड़ा सा लिबरल है और इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट है,
और वहां पे आपको जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूके एंड यूएस ज्यादा है। अच्छा देखिए सर एक मिनट, मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ हाँ सर। और मैं आप लोगों को यही एडवाइस करता हूँ कि कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई एक आदमी आपको ये नहीं बता सकता ये करना है और आपको सक्सेस मिल जाएगी। गेटिंग ए सक्सेस इज ए लॉन्ग टर्म वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी होती है। मतलब आपके पास कोई एक फॉर्मूला नहीं है कि आपने गायत्री मंत्र बोला और आपके सारे काम हो गए। अगर आपको कहीं पे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना है, सारे क्राइटेरिया डिफरेंट है। नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना है तो वहाँ कंपैरेटिवली इजी होता है, क्योंकि वहाँ पे रैट रेस नहीं होती। जो स्पेशली अपने एशियन कंट्रीज के और बाकी सारे लोग वहाँ बहुत नहीं जाते, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ा बैरियर होता है वहाँ। सेकंड चीज क्या होती है कि अगर आपको जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस जाना है तो आपको क्यों पिक करेगा कोई? मतलब अगर आप ही पैनल पे बैठे हो, आपके सामने 2000 एप्लीकेशन है, कोई भी फिजिकल बंदा नहीं है, आप उस एप्लीकेशन को क्यों पिक करो? एवरीवन इज अ पीस ऑफ पेपर इन फ्रंट ऑफ यू। तो आपको जैसे कोई बॉम्बे आता है तो सोचता है कि यार आज बॉम्बे उतरा हूं और कल मैं अमिताभ बच्चन बन जाऊं, तो वो वाली बात नहीं होती है यहाँ। यू हैव टू बिल्ड योर प्रोफाइल राइट फ्रॉम द बिगनिंग। तो आपको अपने सीवी को इस तरीके से मोल्ड करना पड़ता है कि उनको ये लगता है कि यू आर ए जेन्युइन पर्सन, genuinely interested in this field, and you have a passion for this, and you are different from all other applications. तो आपको अपनी प्रोफाइल आपकी एप्लीकेशन में ही इतनी डिफरेंट बतानी पड़ती है कि, और हर चीज यहाँ पे क्या होता है कि वॉट एवर यू प्रेजेंट दे डोंट बिलीव इट, सो देर इज अ वेरिफिकेशन प्रोसेस गोइंग ऑन। तो आप जितनी भी चीजें आप रखोगे वो क्रॉस वेरीफाइड होगी 2 से 3 टाइम्स आपकी। तो कोई भी चीज ना आप फेक कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका फेक रहा तो यहाँ आने के बाद इतनी बड़ी प्रॉब्लम में लैंड हो जाओगे कि आपका पूरा कैरियर फॉर एवर चौपट हो जाएगा। तो आपका हर चीज जेन्युइनली बिल्ड होनी चाहिए, जेन्युइन इंटेंशन लगना चाहिए कि आप इस फील्ड में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो और इसीलिए आप आ रहे हो। और दूसरा जो इमिग्रेशन होता है कि ऐसे नहीं होता है कि आप आ गए आपको पीआर दे दिया, कोई आपको पीआर देने के लिए नहीं बैठा है। वो पूरी दुनिया लगी पड़ी है पीआर लेने के लिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे यूएस हो, सब्जेक्ट। आपको सप्लाई और डिमांड वाली बात होती है कि जहां जिस चीज की डिमांड है आप उस जगह अप्लाई करो आपके टैलेंट का। ये नहीं होता कि आपके एक्स फ्रेंड है कोई भी, वो ऑस्ट्रेलिया आ गया, या एक्स फ्रेंड है कनाडा चला गया तो आप भी चले जाओ। उस समय उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी डिमांड थी, आज नहीं है। आज जिस चीज की डिमांड है उस आदमी को उस कंट्री में अप्लाई करना चाहिए। तो ये डायनेमिक स्टेट होती है हमेशा, और हर समय चेंज होती रहती है। तो आज किसी जगह किसी की डिमांड है, आज किसी जगह किसी की डिमांड है, हमेशा चेंज होती रहती है। तो आपको बहुत सारी चीजें स्टडी करके वेल प्लान करके ऐसे करना चाहिए। तो ऐसे नहीं होता पिक एंड चूज। आप किसी और की सक्सेस स्टोरी को अपनी सक्सेस स्टोरी नहीं बना सकते। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, आपने बहुत सही से मुझे समझाया। सर जैसे मैं साइबर सेल में भी काम कर चुका हूँ, दिल्ली साइबर सेल में भी और थोड़ा बहुत जयपुर साइबर सेल में भी, तो सर इसका भी मुझे थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है कहीं पे? देखो आपको बेनिफिट मिलता है कि जब आपकी सारी डिग्रीज ऑथेंटिक और जेन्युइनली क्रॉस चेक्ड हो। अगर आप किसी जेन्युइन कंट्री में जाना चाहोगे तो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पब्लिक होती है, उनका टारगेट होता है कि कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यही जगह जाने की होती है। अब कोई नहीं जाना चाहेगा पोलैंड, कोई नहीं जाना चाहेगा दूसरी जगह। दो जर्मनी और जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है वो पोटेंशियली बहुत इजियर अप्रोच होती है आपके जाने के लिए। मतलब क्योंकि पर उनकी जो सबसे बड़ी बैरियर होती है कि आपकी लैंग्वेज की कमांड होनी चाहिए। तो आप वहां जाके लैंड करते हो, अगर आप सिर्फ एक पैशन से उतर गए और आपको वहाँ की लैंग्वेज, आपका कल्चर नहीं आया, तो आप 2 साल में अनसक्सेसफुल होकर वापस लौटोगे, जो कि आपके लाइफ के लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो आपके फ्रेंड्स हैं इंडिया में और सब, वो बहुत आगे जा चुके होते हैं आपकी स्टेज से, और आप वापस बैक आके आप वापस इंडिया में स्ट्रगल करोगे नहीं। अगर आप इंडिया से बाहर निकलते हो तो आप एक डिसीजन लेके निकलो और वेल रिसर्च निकलो। मतलब आपके किसी भी कंट्री में लैंड करने पे आपको वहां पे सरप्राइज नहीं होना चाहिए, अरे यार ये इसके लिए तो मैं तैयार नहीं था,
ये फाइनेंस सिचुएशन हो गई, इसके लिए मैं तैयार नहीं था, मेरे को इस चीज के बारे में पता नहीं था, वो पता नहीं था। रमन, और आप रमन लॉकडाउन कब से लगा था? वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए आपके केस में, किसी भी चीज में। आपको जहां जाना है आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको खुद आपका R&D करना पड़ेगा, आपके गुड पॉइंट क्या है, ये क्या है, और उसी हिसाब से आपको पूरा CV बनाना पड़ेगा। मतलब कोई प्रोफेशनल आपका CV नहीं बना सकता, क्योंकि CV सारे मिसमैच हो जाते हैं। आपके सर्टिफिकेट, CV, आपका इंटरेस्ट, आपका इंटरव्यू, सब एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। आई थिंक देवेश जी, सतीश भाई, मैं 1 मिनट के लिए इंटरफेयर करूंगा। देवेश जी, आई थिंक वट एवर डिस्कशन इज गोइंग ऑन, जस्ट अ सजेशन है, आई थिंक ये टॉपिक इतना वास्ट है, शायद हमको, बिकॉज इसके अंदर में बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जो टच किए जा रहे हैं, वेरी गुड। from a country to a course to expectations to managing finances and what to do after that। जैसे कि डॉक्टर अविनाश ने भी बोला, जैसे अभी डॉक्टर सतीश बता रहे हैं कि हर कंट्री का एक अपना अलग क्राइटेरिया है। तो एक सजेशन है इस ओपन फोरम में मैं देना चाहूंगा सबकी बातें सुन के, कि क्यों ना हम कुछ समय बाद एक ऐसा वेबिनार प्लान करें जिसमें हम ये वाले क्वेश्चंस को लें, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो चलते रहेंगे और ये खत्म नहीं होंगे। आज का सेशन जो है वो फिर ड्रिफ्ट हो जाएगा। ओके, जस्ट अ सजेशन सर। निखिल। Yeah, Mohit, it's a very nice. एक सवाल मैं पूछ सकता हूँ क्या? मैं पूना से जवाहर तिवारी बोल रहा हूँ। Okay, so just to add, this is gonna be our last question, and then we will be closing the webinar. मुझे ये पूछना है कि अभी जैसे इन्होंने बताया कि अलग अलग तरह की यूनिवर्सिटी रहती है, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड। तो आज इंडिया में अलग अलग इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटीज हो रहे हैं, जैसे पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज या अलग यूनिवर्सिटी हो रहा है, सिम्बोसिस पुणे के बारे में मुझे मालूम होता है, होल और इंडिया में ऐसे हो रहा है। वहाँ फॉरेन यूनिवर्सिटी से टाई अप हो रहे हैं, तो उसमें जो यूनिवर्सिटी आ रहे हैं कौन से ग्रेड के आ रहे हैं, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड और D ग्रेड? और दूसरा मेरा एक सवाल ऐसा है कि आज जो इंडियन एजुकेशन पॉलिसी में चेंज हो रहा है, उसके बाद अपने भारतीय विद्यार्थी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे आपको लगता है? थैंक्स। अविनाश जी, आप आर यू स्पीकिंग ऑन द म्यूट? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। मेरे को इसमें एक चीज लगती है कि आपको इंडिया से बाहर जाना है या नहीं जाना है, ये एक पर्सनल इशू है बहुत ही ज्यादा। पर अगर आप इंटरनेशनल एक्सपोजर लेते हो और वापस बैक इंडिया आते हो, तो यू कैन ऑलवेज एनरिच, मतलब यू कैन कंपेयर दिस विथ इंडिया, और आप उस चीज को बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हो अपने सिस्टम को। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना चाहिए। तो आपकी प्रीजुडाइस, आपके कल्चरल, आपके बाहर काम करने का तरीका, वो सब आप सीखो और उसको थोड़ा सा इंडियनाइज करके आप इंडिया में आना चाहिए आपको। ये सब लेके मेरे हिसाब से आप एक बार इंटरनेशनल एक्सपोजर अगर होता है, सो इट्स गुड, लाइक आपका ब्रेन ओपन अप होता है। कोई पूना से बॉम्बे आता है तो उसको बॉम्बे की बहुत डिफरेंट चीजें पता चलती है, जो कि कैसे बॉम्बे के लोग सोचते हैं, कैसे बॉम्बे के लोग करते हैं, क्या है, बहुत सारी चीजें। ऐसे ही आप दिल्ली जाओगे, आप दूसरी जगह जाओगे, आपको बहुत सारी चीजें कल्चरली और सब चीजें देखने को मिलेगी, और बहुत डिफरेंट ब्रेन से आपका इंटरेक्ट होता है। मतलब ये नहीं है कि आप सोचिए अपने इंडिया में ही इंटेलिजेंस है, नहीं, वर्ल्ड में सब जगह ब्रिलियंटली टैलेंटेड लोग हैं और आप उनसे इंटरेक्ट करते हो, तो इट्स ए ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी। अब आप जैसे एक IPL ही ले लो, तो अगर आप IPL में देखते हो, अपने इंडियन खिलाड़ी हैं, साउथ अफ्रीका के भी आते हैं, इंग्लैंड के भी आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी आते हैं। तो फॉर अपने जो इंडियन जो नए कमर थे, उनको बहुत बढ़िया एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि वो ये भी जानते हैं ये भी ऐसे करता है, ये ऐसे खेलता है, ये ऐसे करता है, ऐसे ट्रेनिंग होती है, अपनी ट्रेनिंग में ये कमी है, अपनी ट्रेनिंग में ये अच्छे पॉइंट है। उन सबको एग्रीगेट करके बेस्ट ऑफ क्या बोलते हैं, ईस्ट और वेस्ट होना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल ये था कि ABCD ग्रेड जो अविनाश जी ने बताया था ना, तो पुणे में जो इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज में टाई अप कर रहे हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी, जैसे वो यूनिवर्सिटी कौन से आ रहे हैं? आपका सवाल समझ गया, मैं दोनों चीज का आंसर दे देता हूँ आपको। और दूसरा जो आया है
हाँ, pathways दिखता रही है। एक मिनट। दूसरा मुझे ये पूछना है कि जो आज इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एजुकेशन सिस्टम नई लॉन्च की है, उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या कि फॉरेन यूनिवर्सिटी से कंपैरेटिवली अपना अच्छा होगा? मैं समझ गया। देखिए, पहला 2 सवाल थे आपके, दोनों से। पहला है कि देखिए, ये एक नई अपॉर्चुनिटी आई है इंडिया में कि कुछ यूनिवर्सिटीज पाथवे डिग्री प्रोवाइड करवाती है। पाथवे में ये रहता है कि भाई आप 4 साल की डिग्री में 2 साल यहाँ पढ़िए, 2 साल आपको किसी फॉरेन की यूनिवर्सिटी में भेजेंगे और आपको दोनों कंट्रियों से डिग्री मिलेगी। तो ये एक नया डेवलपमेंट अभी इंडिया में हो रहा है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। दिस इज वेरी गुड ऑप्शन। आपको ग्लोबल एक्सपोजर भी हो रहा है, एट द सेम टाइम यू आर लिविंग इन इंडिया आल्सो फॉर सम टाइम, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बस जवाहर जी, हमें ये देखना है कि जिन यूनिवर्सिटीज के साथ वो टाई अप कर रहे हैं उनका उस कंट्री में लेवल कैसा है, पहला तो हमें ये देखना है। ठीक है, अगर वो यूनिवर्सिटीज उस कंट्री में अच्छे लेवल पे है तो ठीक है, अच्छी बात है, फिर तो हमारा बच्चा भाई यहाँ भी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और वहां भी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। पहला तो ये एलिमेंट देखना है। दूसरा हमें ये देखना है कि अगर हमारा एम इमिग्रेशन का है और वहां से उसको डिग्री मिलके और वहां पे वो रह सकता है या नहीं रह सकता, उसको इमिग्रेशन के सारे बेनिफिट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये हमें चेक करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये जो ड्यूल डिग्री प्रोग्राम्स अभी इंडिया में है, करीब 8-10 यूनिवर्सिटीज हैं जो कर रही हैं, तो उसमें थोड़ा सा चेक करने की जरूरत है। दूसरा सवाल था आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो मतलब दिस इज अ वेरी इनोवेटिव थिंग, पर कोई बहुत ज्यादा चेंज आने वाला है नहीं, क्योंकि जो एजुकेशन पॉलिसी में जो लिखा हुआ है वो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज तो ऑलरेडी वैसे ही फॉलो कर रही थी। ठीक है, और जो नहीं कर रही थी वो उसको फॉलो करेगी या नहीं करेगी भगवान जाने, और वो करेंगी तो उसको कागजों पे करेगी, रियलिटी में नहीं करेगी। तो मेरा मानना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से कोई बहुत ज्यादा जबरदस्त इंप्रूवमेंट आने वाला नहीं है, पहली बात ये है। और फॉरेन में जो जाने का एलिमेंट है वो बिल्कुल अलग है। जैसे यहाँ अगर किसी बच्चे को आईआईटी में एडमिशन मिल जाए, मान लो आईआईटी दिल्ली में मिल गया, तो वो क्यों फॉरेन से जाके बीटेक करेगा, अनटिल एंड अनलेस उसको एमआईटी में मिल रहा हो। ये देखने की जरूरत है। मुझे लगता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्वालिटी और फॉरेन एजुकेशन से कोई रिलेशन नहीं है। जो इंडिया के अच्छे इंस्टीट्यूशन है वो आज भी अच्छे हैं, कल भी अच्छे रहेंगे, और फॉरेन के अच्छे इंस्टीट्यूशन आज भी अच्छे हैं, कल भी अच्छे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी विल नॉट मेक अ बिग चेंज इन दैट। Thank I couldn't agree more with you, Avinash ji, on this. So with this, due to the limitation of time, I think we have to close this session. So if you have any further questions, then you can write to us, and then we will be able to connect you with the subject experts, and then you can ask your questions there. With this, I would like to pass the mic to Sanket ji for the vote of thanks. थैंक यू सो मच निखिल। एक बहुत ही ऑन पॉइंट सेशन विद द राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस और बहुत ही डीप ट्रांसपेरेंट गाइडेंस उस पर मिली अविनाश जी से, और एक ऑस्ट्रेलिया से एक सज्जन थे, वो भी काफी कुछ अच्छा बोल रहे थे जो काफी मैं रिलेट कर पा रहा था, क्योंकि मैं मास्टर्स अभी हुआ हूँ और जॉब लगी। सो जो काफी जो चीजें थी, जैसे प्रोफेसर्स की एक बात आई थी जो उनका रेफरेंस काम आता है, तो जो रेफरेंस काम आता है वो एक्चुअली नॉट ओनली इन द टर्म्स ऑफ आपको जॉब लैंड करने में, बट एक फेज होता है जब आपको एक जॉब मिलती है और फिर आपकी एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है, तो आपका एक्चुअली स्टेटस जाना जाता है कि आप कौन थे, कैसे थे, आपकी यूनिवर्सिटी से भी पूछा जाता है। तो वो काफी महत्वपूर्ण होता है कि आप वहां पे अच्छे से जरूरी बने पापा। और इसी के साथ फिर मैं आगे बोलना चाहूंगा कि बिग थैंक यू टू अविनाश जी दादीज कि एकदम पॉइंट और डिटेल्ड मार्गदर्शन करने के लिए ऑन डिफरेंट स्टेजेस टू स्टडी अब्रॉड, और कुछ बहुत ही सही मुद्दे हाईलाइट करने के लिए, जैसे कि योग्य शिक्षा के लिए योग्य प्लान बनाना। तो ये भी मतलब मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि रिस्क लेना एक बात होती है, लेकिन एक कैलकुलेटेड रिस्क की बात होती है, वो ध्यान में रख के हमने लेनी चाहिए, ताकि वी कैन हैव द बैकअप प्लान्स इफ एनीथिंग हैपेंस एट एनी टाइम। क्योंकि यहाँ पे मम्मी पापा नहीं होने वाले आपके, आपको खुद डिसीजंस लेने पड़ेंगे। और उसके बाद में ऑल्सो विद सम ऑफ द
examples which were provided on global exposure, quality of education, reasons कि क्या क्यों कहाँ जाना है, डिसीजन क्या होना चाहिए, जॉब प्रोस्पेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कंट्रीज, या कोर्सेस कौन से होंगे जहाँ पे जॉब्स में भी ज्यादा हो सकते हैं आगे, और उनके स्टेप बाय ऑप्शंस ऑब्वियसली जो इमिग्रेशन पर्सपेक्टिव से, जैसे आप अगर यूएस जाएंगे तो मोस्टली अगर स्टेम कोर्स रहेगा आपका तो 3 इयर्स तक आपको स्टे बैक मिल जाएगा, बट नहीं होगा तो थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। यूरोप में, आयरलैंड में, यूके में अभी ऐसा है कि इट्स स्ट्रेट अवे आपको 1 ईयर एजुकेशन है और 2 इयर्स का स्टे बैक मिल जाता है, सो दे कैन यू कैन स्टे फॉर 2 इयर्स टू सर्च अ जॉब। तो ये एक सिचुएशन है जो मैं एक्सपीरियंस किया। एंड अगेन मैं मोहित जी दादीच और निखिल जी दादीच को भी तहे दिल से अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि उस जानकारी के लिए कि DITF कितना विभिन्न क्षेत्रों में गाइड करने में सक्षम है और इस प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करने में। ऐसा मेरा मानना है कि डिस्कशन से ही आइडियाज निकलेंगे और वी कैन हेल्प ईच अदर टू मेक अ वर्ल्ड बेटर प्लेस टू लिव। और लास्टली एक बहुत बड़ा शुक्रिया देवेश जी दादीज को, जो सिर्फ स्टडी अब्रॉड के माध्यम से ही नहीं बट बाकी और टॉपिक्स वेबिनार्स पर भी उन लोगों ने सही मार्गदर्शन दिया और एक प्लेटफॉर्म बनाया ताकि आने वाली जनरेशन को सही मंजिल मिले। और इसी को एंड करते हुए एक कोट है जो मैं आजकल मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस प्लेटफॉर्म के लिए या इस टॉपिक के लिए वो काफी सही होगा, और उससे एंड करना चाहूंगा कि कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है, अभी सफर शुरू हुआ है, मुझे बहुत दूर तक चलना है। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस वेबिनार एंड गाइडेंस। हम शायद कोई अलग सेशन भी ले सकते हैं जो क्वेश्चंस उठे कि क्या क्या रिस्क हो सकती है। सो आई इंसिस्ट देवेश जी दादीश टू हैव सच अनदर वेबिनार टू हैंडल दिस काइंड ऑफ सिनेरियोस। श्योर, यस, ठीक है, यो भी आप आगे देख ले वहाँ। देवेश जी। हाँ जी, राजेश बोल रहा हूँ। थोड़ी देर में करें अपन बात। हाँ या ओके। बेटा कोई आदमी भी है। थैंक यू एवरीबॉडी। चलो थैंक यू। बेटा कोई आदमी बोले। नहीं ये बोल रहे ना, कौन है ये? कौन है? चलिए मैं भी आप लोगों से विदा लेता हूँ अभी, क्योंकि मेरे यहाँ भी रात की 12 बज रही है। थैंक यू आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आप लोग अपना अपना समय निकाल के जुड़े, होपफुली आप लोगों के इनपुट्स मिलते रहेंगे और हम लोग इन सेशंस को और बेहतर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मोहित। आज मैं पहली बार कनेक्ट हुआ हूँ बहुत लोगों के साथ। इट वाज अ प्लेजर। आप ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे हैं सर? मैं एडिलेड के अंदर हूँ। वेरी नाइस। वहाँ पे क्या सर अपना प्रोफेशन? मैं डॉक्टर हूँ एज अ प्रोफेशन। मेरी वाइफ भी डॉक्टर है यहाँ पे। अरे गुड सर, गुड। और आप क्या वैसे राजस्थान से हैं या कहाँ से हैं सर? मैं राजस्थान से हूँ और मैं जोधपुर से हूँ बेसिकली, और वाइफ जयपुर से है। अच्छा, मैं भी जयपुर में राजस्थान गवर्नमेंट में स्किल डेवलपमेंट कंसल्टेंट हूँ।